फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 1। इसके पहले थोड़ा सा फर्स्ट सीजन का ब्रीफ दे देता हूँ, जहाँ पर अननोन लोगों को रास्ते में गिरा एक ऐसा पेड़ दिखाई पड़ता था जो कि इनके रास्ते के साथ साथ इनकी दुनिया भी बदल करके रख देता था। एक ऐसे शहर में पहुंचने के बाद इनकी जिंदगी तबाह होती थी, क्योंकि वहां पर मिलते थे हर रोज रात को ऐसे हैवान जो कि इंसानों का सिर्फ खून नहीं बल्कि पूरा मांस खा करके हथेलियां खोल दिया करते थे। उन्हीं से बचने के लिए बॉयड नाम का शख्स, जो कि इस कहानी का वन ऑफ द लीड कैरेक्टर है, उसने हर किसी के घर के अंदर कुछ ऐसे तिलिस्मी पत्थरों को रखना शुरू किया जहां से बचकर ये लोग अपनी जान वगैरह बचा सकते थे। मगर यहाँ से निकलने की चाहत में हर किसी ने अपना दिमाग लगाया और एट द एंड बॉयड ने जंगल में जाकर के ऐसा रास्ता खोजा ताकि खुद को और बाकी फंसे लोगों को यहाँ से निकाल पाए। मगर एट द एंड वही एक ऐसी चिमनी में फंस गया जहाँ से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। और वहीं पर इस गाँव में एक बस आ जाती है, यानी कि जहाँ पर टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं अब और भी लोग इस गाँव में फंस गए थे। इस गाँव का नाम था ब्रेंडल और इसी के साथ यहाँ से सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस बस में आते वक्त एलजी नाम का एक ऐसा शख्स था जिसे बार बार विजन्स आ रहे थे और वो इस बस को रुकवाने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। एट द एंड वही रेंडल नाम के एक शख्स पर उल्टी कर देता है और बस को इस गांव के अंदर रुकना ही पड़ता है। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि कुछ ही घंटों पहले जो जोरदार बारिश आई थी, जो एलियंस ने यहाँ पर गाँव के अंदर हर किसी को तितर बितर कर दिया था, तो घर के ट्यूबलाइट, बल्ब्स, काफी सारी चीजें फूट गई थी। यहाँ तक कि एक लड़की तो उसमें अंधी होते होते भी बची थी। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जिम मैथ्यूज, जिसे ये खबर मिली थी कि घर टूटने वाला है, उसकी वाइफ नीचे बेसमेंट के अंदर गिर गई थी। और अब हम उसकी वाइफ टबीता को देख पाते हैं जो कि उस खड्डे में गिर जाने के बाद में विक्टर की मदद से एक ऐसी गुफा में पहुंच गई थी जहां पर बहुत सारा अंधेरा था। विक्टर का बताना था कि यही गुफा हमें बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि सफेद कपड़े पहने वाले लड़के ने मुझसे यही बात बोली थी। मीनवाइल अगेन सीन कॉलोनी हाउस पर शिफ्ट होता है, जहां पर सभी लोग डरे हुए थे। यहाँ पर कैनी का कहना था कि डोना, हमें कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि एक तो जो एंटीना हमने बनाया था वो पूरी तरीके से बेकार हो गया है और अभी हाल ही में एक बस डायनर के सामने आकर के रुकी है। यहाँ पर हम डायनर के सामने उस बस को देख पाते हैं जिसके अंदर से करीब 20 से 25 लोग निकलते हैं। इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये ब्रेंडल नाम का गांव किन भूतिया शैतानों से भरा हुआ है। नीचे आने पर यहाँ उनकी मदद एलिस और टोनी करते हैं, जिनका बताना था कि अभी के अभी आप जल्दी से डायनर के अंदर चले जाइए, क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है और यहाँ बाहर रुकना सही बात नहीं है। मगर बस की ड्राइवर बागता, जो कि बताती है कि हमको तो है बस यहाँ से भागता, मतलब कि हमें यहाँ से निकल जाना है, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है। मगर डोना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मगर ये लोग थे कि समझने को तैयार ही नहीं थे। ये तो बस उनसे लड़ते ही जा रहे थे। एट द एंड डोना को शॉटगन लेकर के उनका टायर फोड़ना ही पड़ता है, जिससे कि सभी लोग डायनर में चले जाते हैं। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है जिम पर, जो कि इस वक्त अपने घर में आया हुआ था, अपनी वाइफ को उस गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। इस वक्त उसकी हेल्प करने के लिए बस में से आए 2 शख्स, इसी के साथ टोनी भी मौजूद होता है। ये लोग कैसे तैसे करके धीरे धीरे उस घर के गिरे हुए सामान को निकाल करके उस गुफा को खोलने की कोशिश करते हैं ताकि जिम की वाइफ टबीता को बचाया जा सके। मीनवाइल हम टबीता और विक्टर को देख पाते हैं जो कि उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते ही जा रहे थे और उन्हें अजीब अनोखे विजन्स आने लगते हैं। इसी के साथ में हमें बॉयड भी दिखाया जाता है, जो कि उस चिमनी के अंदर जोरदार चिल्ला रहा था। एक तो उसके पैर में दर्द था, हाथ वाइब्रेट करने लगे थे और ऊपर से ये चिमनी भी करीब 40 फुट लंबी थी, जिसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो जोरदार चिल्लाने लगता है कि तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज आती है जो कि कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। यहाँ पर अगेन सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जेट का कहना था कि अब ये फूकने के लिए मेरे पास लास्ट ही गांजा बचा है, इसलिए इसे मुझे शांति से पीने दो। कि तभी उसे अचानक से दीवार पर एक सिंबल दिखाई पड़ता है और एक बोना पपेट उसके सामने बैठ करके उसे डरा देता है, मगर ये तो सिर्फ उसके ख्याली पुलाव, एक भूतिया विजन्स थे, जिनकी वजह से जेट काफी ज्यादा डर गया था। वो बाहर आकर के सुट्टा फूकने लगता है कि तभी वहां पर छोटा बच्चा ईथन पहुंच जाता है और कहता है कि क्या आपको ये फूकना जरूरी है? मेरी माँ कहती है कि बुरी चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जिस पर जेट का बताना था कि तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे कि मुझे टेंशन कितनी है और अब यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी मम्मी को ही बुला लूंगा। मीनवाइल हम गुफा में उसकी मम्मी यानी कि टबीता को देख पाते हैं, जो कि वहां पर मौजूदा अजीब अनोखी चीजों को देखने लगती है, जैसे कि कुछ लोगों का सामान, बक्से, टिक टिक करने वाली घड़ी, ढेर सारे कपड़े और इसी के साथ वहां पर मौजूदा पिशाच, जो कि दिन में सो जाते हैं और रात को निकलते हैं इन लोगों का खून पीने, इनका मांस खाने के लिए। इन चीजों को देख करके विक्टर और टबीता दोनों डर तो गए थे, मगर इन्हें कैसे भी करके बाहर निकलना ही था। मीनवाइल हम अंदर घर के जेट को देख पाते हैं, जो कि कुछ दिमाग लगाने लगता है और पूछता है कि आखिर तुम विक्टर के बारे में क्या जानते हो? वो कैसी पेंटिंग्स बनाया करता था? क्या तुम मुझे उसके कमरे में ले जा सकते हो? जहाँ पर ईथन जेट को विक्टर के कमरे
कमरे में ले आता है। यहाँ आने के बाद में उसे ढेर सारी पेंटिंग्स दिखाई पड़ती है। जेट का बताना था कि विक्टर ही यहाँ से निकलने की चाबी है, अगर वो एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उसे काफी सारे सवाल पूछूंगा कि आखिर इस तस्वीर के अंदर वो आया कैसे, आखिर उसे यहाँ पर कितने साल हो चुके हैं, और तस्वीर में किताब पकड़ा शख्स क्रिस्टोफर है कौन, क्योंकि ये किताब इसी की है जिसमें मुझे हर वक्त अजीब अनोखे चिन्ह दिखाई पड़ते रहते हैं। वहीं पर सीन जिम के घर पर शिफ्ट होता है, जो कि अब धीरे धीरे करके पूरी तरीके से डहने वाला था। ये लोग कैसे तैसे वहां से बचने की कोशिश भी करते हैं, मगर इस वक्त घर इतना बड़ा था और सामान भी इतना ज्यादा था कि पूरी तरीके से वो ध्वस्त हो जाता है। देखते ही देखते ये घर मिनटों में जमीन पर आ गया था और इसी के साथ 3 लोग इस घर के नीचे दब भी जाते हैं। अब यहाँ पर जिम की बेटी जूली आकर की मदद करने की कोशिश करती है। कैनी और बाकी के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन हर एक सामान को हटाना तरीके से ये काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर ये जल्दबाजी में कोई अनशन लकड़ी निकाल लेते तो वहां से पूरा घर इनके ऊपर और गिर जाता और ये लोग भी उस गड्ढे के अंदर दफन हो जाते। फिर तो निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, जिस पर जिम का बताना था कि इसे धीरे धीरे करना होगा और धीरे धीरे करने का वक्त नहीं है, क्योंकि शाम होने वाली है और तुम लोग जानते हो कि शाम होते ही कौन आ जाता है, इसलिए इस वक्त हमें यहीं पर छोड़ दो, हमें किसी कपड़े या तिरपाल से ढक दो और सीधा कॉलोनी हाउस में जाकर के अपनी जान बचाओ। हालांकि सुनने में तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, मगर अपने परिवार को बचाने के लिए जूली हर वो काम करने वाली थी जिससे कि उसका परिवार बच सके। यहाँ पर डोना आकर के उस पूरे गिरे मलबे के ऊपर काफी सारे कपड़े और तिरपाल रख देती है और बाकी सभी को अंदर डायनर में जाने का आदेश देती है, क्योंकि इस वक्त डायनर के अंदर एक तिलिस्मी पत्थर मौजूद था। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम बॉयड को देख पाते हैं, जिसकी मदद करने के लिए किसी ने ऊपर से एक रस्सी भेजी थी। इस रस्सी की मदद से धीरे धीरे करके बॉयड सीधा ऊपर चला आता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये मानो एक छोटा सा कैसल लग रहा था और यहाँ पर एक बूढ़ा शख्स था जिसके हाथ बंधे हुए थे और उसका बताना था कि तुम नहीं जानते कि अभी डरावने सपने तुम्हें किस हद तक परेशान करेंगे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो और एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, क्योंकि इसका सेकंड एपिसोड जल्द ही आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि बॉयड जो कि इस वक्त एक अनजानी जगह पर फंस गया था, लग रहा था मानो कि कोई कैसल हो। यहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स उसे मिलता है जो कि कहता है कि यहाँ से जल्दी निकल जाओ, ये टोन यानी कि संगीत खत्म होने से पहले अगर तुम गए नहीं तो फिर ऐसे भयानक सपने तुम्हें आएंगे कि कभी जिंदगी भर उनसे अपना पीछा नहीं छुड़वा पाओगे। अब बॉयड इसका मतलब कुछ समझ पाता कि तभी उसे बाकी और 2 लाशें भी दिखाई पड़ती है, यानी कि इस वक्त कैसल में टोटल कभी 3 लाशें हुई होंगी, जिनमें से 2 मारे गए और एक पर्सन अभी भी जिंदा है जिसने वो रस्सी फेंक कर बॉयड की जान बचाई थी। इस बूढ़े पर्सन की चेकिंग करने पर बॉयड को ये पता चलता है कि ये भी कभी मरीन में था, यानी कि एक सैनिक था। इस पर्सन का कहना था कि मैंने तुम्हारी मदद करी, अब तुम भी मेरी मदद करो मुझे जान से मारकर। मगर बॉयड ऐसा करना नहीं चाहता था, वो तो बल्कि उसकी जान बचाकर उसे यहाँ से ले जाना चाहता था कि तभी वो बूढ़ा शख्स अपना हाथ काट करके उसके भी हाथ पर एक निशान लगा देता है और अपना खून उसके अंदर डाल करके बोलता है कि अब मेरा लहू तुम्हारा हुआ, अब यहाँ से निकल जाओ। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहाँ पर इस वक्त बस के अंदर मौजूदा लोग जो कि डाइनर में खड़े होकर के चिल्ला रहे थे कि आखिर तुमने हमें यहाँ पर बंद क्यों कर दिया है। वहीं पर हम इस कहानी में एक और नई कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस होता देख पाते हैं। इसका नाम होता है मैरियल, जो कि कभी क्रिस्टी से प्यार किया करती थी। ये दोनों आपस में पहले एक हुआ करते थे, मगर समय के बहाव ने इन्हें अलग अलग कर दिया और आज अचानक इस ब्रेंडल शहर ने इन्हें वापस से मिला दिया। ये दोनों एक दूसरे को पा करके बहुत खुश थे। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है उसी टूटे घर पर जहाँ कभी जिम का पूरा परिवार रहा करता था। ये घर तहस नहस हो गया था, अंधेरा हो गया था और अब तो उन हैवानों के आने का वक्त भी हो गया था। धीरे धीरे करके वहाँ पर एक शख्स जाग जाता है और बोलता है कि मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कि तभी टोनी उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हें बिल्कुल हिलना नहीं है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। अगर तुमने थोड़ी भी और चूं चपाड़ करी तो सीधा तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि उस बूढ़े शख्स से और कुछ पूछता कि आखिर ये म्यूजिक वाला इंस्ट्रूमेंट है क्या, यहाँ पर तुम आए कैसे, जहाँ पर उस बूढ़े का बताना था कि ये तो उन हैवानों का सिर्फ अंश मात्र है, यानी कि असली हैवान, असली शैतान तो अभी तक तुम्हारे सामने आया ही नहीं है। ये जो भूखे भेड़िए रोज रात को निकलते हैं, ये उस महान शक्ति के सामने तो बिल्कुल एक छोटा सा कण बराबर है। वहीं डाइनर के अंदर कैनी इस वक्त जूली के पास बैठा होता है और पूछता है कि क्या तुम सही हो, क्योंकि तुम्हारा परिवार वैसे तो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहता है, मगर आज तुम्हें यहीं इस डाइनर में ही अपनी रात बितानी पड़ेगी। मीनवाइल कॉलोनी हाउस के अंदर हम एलिस और फातिमा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त सोच रहे थे कि बाकी बचे लोग जो कि अभी तक डाइनर में आए नहीं है, वो बाहर ही घूम रहे हैं, कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस के अंदर बुला लिया जाए। मगर कुछ लोग जो कि इस बारे में जानते नहीं थे कि ब्रेंडल गांव के अंदर रात को
हैवान घूमते हैं तो वो बिना अपना सर छुपाए बाहर ही घूमते रहते हैं। यहाँ पर एलिस फातिमा को रूम के अंदर ले आता है और बोलता है कि अब जो लोग बाहर गए हैं उनकी भगवान ही मदद करेगा, तुम्हें तो यहीं पर रहना पड़ेगा। कि तभी वहां पर हैवान पहुंच जाते हैं और उन्हें डराने बहलाने फुसलाने लगते हैं कि बाहर आ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, हमारे साथ खेलोगे। मगर इनका खेल ये लोग पहले से ही जानते थे कि जो भी बाहर निकला समझो कि वो दुनिया से निकला। मीनवाइल हम देख पाते हैं उस टूटे घर के नीचे उस नए शख्स की हालत, जो कि दर्द के मारे चिल्ला रहा था। अब उससे और ज्यादा सहन नहीं हो रहा था क्योंकि टूटी लकड़ियां, नुकीली कीलें उसे बहुत जोर का दर्द पैदा कर रही थी। वहीं डाइनर के अंदर बागता, जो कि उस बस की ड्राइवर थी, वो बाकी सभी को शांत करने की कोशिश करती है और बताती है कि कैसे भी करके यहाँ पर हम सर्विस लाइन को फोन करेंगे और अगले दिन हमारे पास मदद आ जाएगी, जिसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। मगर उसे क्या पता था कि यहाँ पर कोई भी हेल्पलाइन, कोई भी नंबर, कोई भी पुलिस वाले मौजूद नहीं है। यहीं पर रैंडल नाम के एक शख्स को गुस्सा आ जाता है और वो कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही चाहता था, इसीलिए उसने कहने की गन लेकर के उसे गन पॉइंट कर लिया और बोला कि अगर तुम लोग हमें यहाँ से जाने नहीं दोगे तो मैं इसका सर खोल दूंगा। वहीं सीन बॉयड पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त ऑलरेडी परेशान था, उसे पता नहीं था कि वो है कहाँ पर, और ऊपर से उस बूढ़े शख्स ने उसका हाथ काट करके अपना खून उसमें डाल दिया था और बोला कि यहाँ से मशाल लेकर के बाहर निकल जाओ। अब बाहर जाते वक्त जब वो थोड़े कदम आगे बढ़ता है तो अचानक से वो जो कैसल वाली जगह थी वो गायब हो जाती है और वो अपने आप को जंगल में पाता है। वहीं डाइनर के बाहर जो बस मौजूद थी, अभी भी सारे लोग निकले नहीं थे, 2 लोग फिर भी मौजूद थे, जिनमें से एक बूढ़ा बूढ़ी शख्स थे। कि तभी शैतानों को उनकी मौजूदगी का पता लग जाता है और वो धीरे धीरे करके अंदर आते हैं और फिर उनका खून पीकर आंतड़ियां फाड़कर पूरा मांस खा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जंगल के अंदर बॉयड अब उसी ब्रेंडल गांव के पास में पहुंच गया था, मगर काफी सारे शैतान जो कि उसके पास से गुजर रहे थे वो कैसे तैसे अपनी जान बचाता हुआ निकल जाता है। मीनवाइल हम टबीता और विक्टर को देख पाते हैं, जो कि कैसे तैसे लास्ट एपिसोड में उस गुफा से निकल करके अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे और एक छोटे से ट्रेलर के अंदर आकर के बैठ जाते हैं। ये ट्रेलर विक्टर का ही हुआ करता था, जहां पर वो अपनी काफी सारी पुरानी चीजें ला करके स्टोर कर दिया करता था। और हमने फर्स्ट सीजन के अंदर देखा था कि वो हर बार पीचेस खाया करता था, तो यहाँ पर पीचेस के 1-2 डब्बे मिलते हैं जो कि वो हमेशा अपने स्पेयर के लिए रखा करता था और उन्हीं को खा करके आज रात इनकी निकल पाती है। कि तभी यहाँ पर बचता बचाता बॉयड पहुंच जाता है, जिसे भी ये लोग सहारा दे देते हैं। दूसरी तरफ जो घर पूरी तरीके से टूटा हुआ था और जो शख्स जोर जोर से चिल्ला रहा था, कि तभी वहां पर दानव आकर के उसे फाड़ करके खा जाते हैं। इनफैक्ट टोनी उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर वो भी बच नहीं पाता और जिम को सिर्फ चुप रह करके ही अपनी जान बचानी पड़ती है। अब इस खौफनाक मंजर के बाद में जोरदार चिल्लाहट के साथ पूरा जंगल गूंजने लगा था। पूरा ब्रेंडल गांव उनकी चिल्लाहट से धर्रा चुका था। ये सभी लोग बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। बड़ी मुश्किलों के बाद जैसे ही सुबह होती है तो ये लोग मैदान में टोनी और उस अनजान शख्स की फटी बॉडी को देख पाते हैं, जिसको हर कोई देख करके हैरान था। और जब बागता अपने बस में पहुंचती है उसे चालू करने के लिए, तो उसे वहां पर बूढ़े बूढ़ी की बहुत ही भयानक लाश दिखाई पड़ती है, यानी कि वो भी जिंदा नहीं बचे थे। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम बॉयड को देख पाते हैं, जो कि कल रात सभी ट्रेलर में मौजूद होने की वजह से बच गए थे। लेकिन सुबह इनके साथ अजीब बात ये होती है कि जो खून उस बूढ़े शख्स ने बॉयड के अंदर डाला था, अब उसके हाथ में न जाने कैसे कीड़े चलने लगे थे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इसका एपिसोड जल्द ही आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 3, जिसकी शुरुआत में हम बॉयड को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त बाथरूम में खड़ा होकर के खुद के हाथ को देख रहा था, जिसके अंदर अनजाने से कीड़े घूम रहे थे। कि तभी वहां पर एलिस का आना होता है। यहाँ पर एलिस अपने फादर बॉयड को पूछता है कि आखिर आप जंगल की तरफ गए थे, फिर वहां से हमारे बचकर निकलने का रास्ता खोजने के लिए कोई खबर लेकर के आए हो, या फिर इस बार भी कोई निराशा ही हाथ लगी है। अब यहाँ पर बॉयड चाहता तो उसे बहुत कुछ बता सकता था कि वो एक कैसल टाइप की जगह पर पहुंच गया था, एक बूढ़े शख्स ने अपना लहू खुद मेरे लहू के साथ में जोड़ दिया था, काफी सारी अनजानी चीजें थी, अलग अलग टोन सुनाई पड़ रही थी। मगर इस वक्त हालात ऑलरेडी बुरे थे। ब्रेंडल गांव में ऑलरेडी 5 लाशें हो चुकी थी और इस खराब हालत में वो एलिस को और ज्यादा कुछ गलत बातें बता करके परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे शांत करवा देता है और बोलता है कि हमें जल्द ही कोई रास्ता मिल जाएगा। और एलिस भी अपने फादर को गले लगा करके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जिम पर, जो कि इस वक्त काफी खराब हालत के अंदर बैठा हुआ था हॉस्पिटल में। यहाँ पर उसकी वाइफ टबीता और कंपाउंडर क्रिस्टी भी मौजूद थी, जो कि उसे सहारा दे रहे थे। यहाँ पर जिम की इस वक्त ऑलरेडी 5 पसलियां टूट गई थी, हाथ पैर बहुत ज्यादा दर्द में कर्रा रहे थे क्योंकि सूज गए थे पूरी तरीके से, क्योंकि रात भर वो बिल्डिंग के नीचे दबा हुआ था। मगर टबीता उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, उसे अपना प्यार दिखाती है और बोलती है कि हम हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है रैंडल पर, जो कि इस
इस वक्त अपनी बस के पास खड़ा होकर के वहां से जाने की बात कर रहा था और जोरदार तरीके से डोना को झाड़ भी रहा था कि तुम्हारे चक्कर के अंदर हमारे इतने सारे लोग मर गए, अगर हम एक दिन पहले ही निकल जाते तो शायद आज इतने बुरे बुरे कांड ना होते। जिस पर डोना का बताना था कि तुम कहीं जा ही नहीं सकते, ये बस अगर तुम रोड पर लेकर के निकल भी गए तो भी वापस घूम करके इसी गांव के अंदर पहुंच जाओगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर बॉयड पहुंच जाता है और कहता है कि अगर तुझे इतना ही जाने की जल्दी है तो खुद अकेला क्यों नहीं निकल जाता, बाकी लोगों को परेशान क्यों कर रहा है, वैसे भी ये गांव जितना तू आसान समझ रहा है उतना है नहीं, और अगर ज्यादा चिल्लाया तो सबसे पहले मैं ही तुझे ठोक दूंगा, रात को शैतान तो बाद में आएंगे। इन बातों को समझ करके रैंडल शांत हो जाता है और इनके गांव में रहने के लिए तैयार हो जाता है। मीनवाइल डाइनर के अंदर हम देख पाते हैं कि भूख लग रही थी ईथन और जूली को, तो वो यहाँ पर कुछ खाने के लिए बैठे हुए थे कि तभी यहाँ पर टबीथा जाकर के आंटी चेन से मिलती है और कहती है कि हमारा घर तो टूट चुका है, हमारा सामान जो उसके अंदर था पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, तो क्या आपके डाइनर के पीछे जो स्टोर रूम बना हुआ है वहां से हमें कुछ पहनने के लिए मिल सकता है। जिस पर चैन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ बस के पास खड़े होकर के डोना और साथ ही बॉयड बात करने लगते हैं। डोना का पूछना था कि आखिर तुम एक दिन पूरी तरीके से जंगल में गायब थे, वहां पर हुआ क्या, कम से कम कुछ तो बताओ। मगर बॉयड उसे भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर उसने डोना तक कोई बात पहुंचाई तो ये बात पूरे कॉलोनी हाउस में फैल जाएगी और सबसे ज्यादा लोग वहीं रहते हैं तो चहलकदमी और हुड़दंग भी सबसे ज्यादा वहीं मचेगा, इसलिए वो शांत हो जाता है। यहाँ कैनी एलिस जब जंगल के अंदर घूम रहे थे कि और कितनी लाशें होंगी कि तभी वहां पर उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा घायल थी। उन शैतानों ने जानबूझकर उसके सर में एक सरिया दे मारा और उस लड़की के ही सामने उसके बॉयफ्रेंड को चीर फाड़ करके खा रहे थे और जानबूझ करके लड़की को ये सब कुछ देखना पड़ा। इन चीजों से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और बस अब अपने मौत की भीख मांग रही थी। वहीं जब विक्टर अपने घर पहुंचता है तो उसे अपना सामान हिला हुआ मिलता है, यानी कि कोई तो था जो उसके घर में आकर के चीजों को तहस नहस कर गया था। वहीं पर हम जेड को देख पाते हैं जो कि विक्टर का वायलिन ले आया था और वो बजाने भी लगता है। अभी गांव तो छोटा सा ही था, इसलिए विक्टर को वायलिन की आवाज आ गई और वो सीधा उसके घर में चला आया और पूछने लगा कि आखिर तुमने मेरे सामान को उठाया क्यों। और तब जेड भी उसे पकड़ ही लेता है और बोलता है कि आखिर तुम इन चिन्हों के बारे में क्या जानते हो, मुझे ये किताब तुम्हारे ही रूम से मिली थी, इसमें बार बार सिर्फ ये गोले बने हुए हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। जिस पर विक्टर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर उसके पहले तुम्हें इस वियोलिन को एक खास जगह पर जाकर के प्ले करना होगा। तो इस बात पर जेड मान जाता है। दूसरी तरफ हम मैरियल और क्रिस्टी को देख पाते हैं। ये दोनों आपस में प्यार किया करती थी, इनफैक्ट ये दोनों होमोसेक्सुअल थी, मतलब कि काइंड ऑफ लेस्बियन थी, तो इन दोनों को आपस का प्यार बहुत ज्यादा पसंद आता था। इसी बीच जब यहाँ कैनी पहुंचता है और बताता है कि एक लड़की जंगल के अंदर बहुत ज्यादा मुसीबत में है, तो क्रिस्टी को मैरियल को बाय बोल करके जाना ही पड़ता है। जैसे ही ये लोग जंगल में पहुंचते हैं तो उस लड़की के सर में घुसे सरिये को देख पाते हैं। ये लोग समझ गए थे कि ये लड़की ऑलरेडी शायद 10-12 मिनट और जिंदा रहेगी, तो इसे बचा करके हॉस्पिटल ले जाने जितनी मेहनत करना वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। जैसे ही हम इसका सरिया सर से निकालेंगे ऑन द स्पॉट मारी जाएगी, तो अगर इसके पास कुछ पल है तो इसे ऐसे ही जीने दो। इसी बीच हम घायल पड़े जिम को देख पाते हैं जो कि इस वक्त उन तारों के लिए और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि अगर धरती से बिजली आई नहीं रही, सब कुछ गोदाम मतलब कि जो नीचे बेसमेंट में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था वो पूरी तरीके से खाली पड़ा था, तो फिर आखिर इन तारों के अंदर बिजली पहुंच कैसे रही है। कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत पहुंच जाती है। ये वो औरत थी जो कि उस बस के अंदर आई थी और वो जिम को शांत करने लगती है। इस बुढ़िया के पास में एक बैग भी था। जब जिम उसे पूछता है कि आखिर इस बैग के अंदर क्या है, तो बढ़िया उसे कुछ नहीं बताती और ये भी बोलती है कि तुम सवाल कुछ ज्यादा ही पूछते हो। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस में, जहाँ पर इस वक्त हम एल्जिन को देख पाते हैं। एल्जिन की हालत अभी भी खराब थी, इसलिए फातिमा उसे थोड़ा शांत करने के लिए ब्रेंडल की झील के पास ले जाती है। ये सिर्फ एक इकलौती झील थी इस गाँव में जहाँ पर ये कभी आराम से नहाया करते थे और अब तो ये झील भी सूनी पड़ी थी। इसे देख करके एल्जिन को काफी खुशी महसूस होती है। वहीं अगेन जंगल में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम कैनी, एलिस और क्रिस्टी को देख पाते हैं जो कि बस अब उसकी मौत की घड़ी का इंतजार कर रहे थे। कि तभी वहां पर बॉयड पहुंच जाता है और कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। जहाँ पर तीनों बताते हैं कि उन दरिंदों ने इस लड़की को जिंदा इसलिए छोड़ दिया ताकि वो मौत का नंगा नाच दे सके। शैतानों ने उसके बॉयफ्रेंड को उसी की आंखों के सामने फाड़ कर खाया। ये चीजें उस लड़की के लिए बड़ी ही दर्दनाक रही होगी। अब यहाँ पर बॉयड भी उसे दर्द में तड़पता देखना नहीं चाहता था, इसलिए बस उसके सर से सरिया निकालता ही है कि तभी उस लड़की की डेथ हो जाती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहाँ पर इस वक्त फातिमा आ गई थी एल्जिन को छोड़ करके, वहीं पर एलिस भी आ गया था कैनी को छोड़ करके, और ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड करने लगते हैं क्योंकि एक रात पहले इन्होंने अगेन उन वैशी दरिंदों का सामना किया था घर में रह करके और एक साथ होने का वादा किया था। और इन्हीं चीजों को सोचते समझते हुए ये दोनों आपस में एक साथ शादी करने का डिसाइड कर देते हैं और ये इस ब्रेंडल गांव की हिस्ट्री में पहली बार होने वाला था कि कोई कपल यहीं पर शादी करने वाला है। यहाँ कॉलोनी हाउस के बॉटनी सेक्टर के अंदर जब डोना बाकी पौधों को चेक कर रही थी तो उसे मालूम चलता है कि ये तो धीरे धीरे
मुरझाने लगे हैं। ऐसा लग रहा हो मानो कि यहाँ की मिट्टी श्रापित हो गई है कि तभी यहाँ पर बॉयड पहुंच जाता है और उसे एक बड़ी ही अनजान सी घटना बताता है। कहता है कि जब मैं मरीन में था तो वहां पर एक सोल्जर भी मेरे गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और उसका नाम था मार्टिन और उसका सरनेम था कैली। बड़े हैरानी की बात यह है कि आज जिस लड़की के सर में सरिया घुसा हुआ था उसका नाम था कैली और उसके बॉयफ्रेंड का नाम था मार्टिन, जो कि इन हैवानों के जरिए मारा गया। तुम्हें नहीं लगता कि ये चीजें किसी एक हादसे के साथ में जुड़ी हुई है? न जाने कैसे इनकी डोरियां उलझी सी लगती है, मगर डोना उसकी ये बातें समझ नहीं पाते। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि खाने पीने की छानबीन करने के लिए जब कैनी पादरी खतरी के घर पे घुसता है तो नीचे बेसमेंट में उसे सैरा मिलती है, जो कि कभी बॉयड के साथ जंगल में गई थी और वो जिंदा बचकर आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा, ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 4, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि इस वक्त ये एक पुराना फ्लैशबैक था, यानी कि कहानी इससे भी ज्यादा प्रीवियस की थी। ये वो वक्त था जब चैनी, उसके फादर और इसी के साथ उसकी मॉम इस ब्रेंडल गांव के अंदर आकर के फंस गए थे, जहां पर उसके पिता की हालत खराब होने की वजह से यहाँ उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और क्रिस्टी उनकी देखरेख करने का जिम्मा उठाती है। कैनी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि उसके फादर की एक तो ऊपर से खराब हालत है और ऊपर से हम एक ऐसे गांव में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जहां पर भी जाओ घूम फिर कर लौट करके वापस से यहीं आ जाते हैं कि तभी उसकी मुलाकात बॉयड से होती है और बॉयड उसे कहता है कि वैसे तुम काफी ज्यादा परेशान लगते हो, खैर परेशानी में तो यहाँ पर सब हैं और मैं अकेला सभी की परेशानी मिटा नहीं सकता, तो क्या तुम मेरी आंखें बनना चाहोगे। और यही मोमेंट था कि कैनी ने बॉयड के साथ मिलकर के जूनियर शेरिफ बनने का डिसाइड कर लिया था। और अब जैसे कि गांव छोटा है तो हर किसी ने कुछ न कुछ तो जिम्मेदारियां उठा ही ली थी। वहीं कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां पर इस वक्त हम जूली और उसकी मॉम टबीता को देख पाते हैं। टबीता अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसका कहना था कि देखो वक्त तो खराब चल ही रहा है, हमें एक दूसरे का साथ तो निभाना ही होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम कॉलोनी हाउस जाने का ख्याल छोड़ दो। अभी इस वक्त हमारा परिवार ही हमारे लिए मेन प्रायोरिटी है, इसलिए तुम उसी पर ध्यान दो। कि तभी उनके घर पर जेड पहुंच जाता है और ईथन को पूछने लगता है कि क्या तुम्हें विक्टर थोड़ा अजीब नहीं लगता, क्योंकि हर जगह अनजानी खोज पर निकल जाया करता है, कुछ कभी सवालों को जवाब नहीं देता है। जहाँ पर ईथन कहता है कि ठीक है मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है बॉयड पर, जो कि इस वक्त कैनी के साथ में आया होता है उसी फादर खतरी के चर्च के नीचे वाले बेसमेंट में, जहाँ पर इस वक्त सैरा छिपी हुई बैठी थी। सैरा का बताना था कि वैसे तो मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने यानी कि यहाँ के गाँव के लोगों ने मुझे देख लिया तो मुझे जान से मार डालेंगे, क्योंकि ये बात पूरी तरीके से गाँव में फैल गई है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। हालांकि ये बात सीजन 1 की थी, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज एक बार उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के पॉइंट ये आता है कि सैरा को यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। बॉयड का ये मानना था कि सैरा एक ऐसी कड़ी है जो कि इन भूतिया शैतानों से जुड़ी हुई है। अगर सैरा को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे फॉलो करते करते अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाए। मगर कैनी का मानना ऐसा नहीं था। कैनी का सोचना था कि इस सैरा की वजह से आज तक इस गाँव में न जाने कम से कम 8 से 10 लोगों की जाने गई है और एक खूनी को इस तरीके से खुला छोड़ना एक अच्छी बात नहीं। एक पुलिस होने के नाते मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला और ऊपर से सैरा को जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकाल दो। अब इनके बीच में अच्छा खासा झगड़ा तो हो जाता है। हालांकि यहाँ पर बॉयड उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, मगर कैनी ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो तो अब पुलिस वाला काम भी नहीं करेगा, यानी कि उसने अपनी शेरिफगिरी छोड़ दी थी और वो इस जॉब को छोड़ करके चला जाता है। मीनवाइल हम बॉयड के हाथ को देख पाते हैं जिसके अंदर कीड़े रेंग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि वो सभी उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हों। यहाँ पर सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जूली अपने भाई ईथन को लेकर के आई थी और उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। फातिमा से मिलकर के वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि फातिमा ने उसे बताया था कि अब इस गाँव में पहली शादी होने जा रही है, मैं और एलिस अब हम दोनों एक होने वाले हैं। जिस बात को सुनकर के जूली को खुशी होती है। अब पहले वो सोच रही थी कि कभी ना कभी एलिस को जरूर लाइक करेगी, पसंद करेगी, अपनी इच्छा उसे जाहिर करेगी, लेकिन अब वो फातिमा के लिए रिजर्व हो गया तो उसे अब कोई ना कोई दूसरा चारा तो ढूंढ नहीं था, इसलिए वो भी निकल पड़ती है अपने किसी और मन भावन हस्बैंड को ढूंढने के लिए। मीनवाइल यहाँ ईथन की मुलाकात विक्टर से होती है। पहले तो विक्टर उसे आने से मना कर देता है, मगर फिर अब क्या करें, उसका तो एक ही दोस्त था, इसलिए वो उसे कमरे में आने देता है। विक्टर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, तो ईथन का कहना था कि जेड तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता है, क्या तुम उसके जवाब देना चाहते हो। जिस पर विक्टर कहता है कि नहीं, मुझे कोई सवाल ना तो याद रहते हैं और ना मैं उन्हें याद करना चाहता हूँ। ऊपर से भूलने की बीमारी ऐसी है कि हर चीजों की ड्राइंग बना करके मुझे रखनी पड़ती है, तभी जाकर के मुझे वो चीजें याद आती है, अदरवाइज मेरा दिमाग कुछ काम करता नहीं है। यहाँ पर जूली को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बाहर घूम रही थी कॉलोनी हाउस के, कि तभी उसकी नजर एल्जिन नाम के काले शख्स पर पड़ती है। अभी जो काले था, एक तो मेरे को शक्ल से भी पसंद नहीं था और ऊपर से बीमार भी रहा करता था, और अब वो होने वाला था इस कहानी का लीड कैरेक्टर, मतलब कि आगे चल करके एक इम्पोर्टेंट पर्सन। तो खैर अब कहानी में लिया है तो आगे कंटिन्यू
करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। खैर मुझे जूली के लिए बुरा लग रहा है कि उसने एल्जिन को ही क्यों चुना। आपको इस पर क्या कहना है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर हम देख पाते हैं बॉयड को जो कि अपने हाथ के दर्द होने की परेशानी को ले जा करके क्रिस्टी को दिखाता है। क्रिस्टी भी जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बॉयड के शरीर में कुछ तो ऐसा है जो कि रेंग रहा है, घूम रहा है, मानो जैसे कोई कीड़े हो जो कि इसके शरीर को अंदर ही अंदर से खा रहे हो। मगर ये बीमारी इस तरीके की थी कि इसे ठीक करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत थी, जैसे कि MRI स्कैन और भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स वगैरह, तो वो इनके पास में मौजूद नहीं थे। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर क्रिस्टी बॉयड की कुछ ज्यादा मदद कर नहीं पाती। दूसरी तरफ सीन डाइनर में शिफ्ट होता है जहाँ पर कैनी ने अब अपनी मॉम चैनी का डाइनर ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया था और वो अब यहाँ पर लोगों की मदद करना चाहता था। देख रहे हो इनके नाम कैसे हैं, चैनी कैनी, चैन से मजा लो, मजाक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बागता को देख पाते हैं जो कि इस वक्त पुराने वाले बियर बार के अंदर बैठी हुई थी और जेड भी यहाँ पर बैठा हुआ था। ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। जहाँ पर जेड का बताना था कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और मैंने एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन बना ली थी, मैं कामयाब हो गया था और बस अपना सेलिब्रेट करने के लिए कहीं निकला था। वहीं पर बागता भी बताती है कि हाँ मुझे भी मेरे बस का लाइसेंस मिलने वाला था और ये लास्ट राइड होने वाली थी। वैसे मैं ये राइड लेना नहीं चाहती थी मगर सोचा कि ठीक है मेरे पॉइंट्स ही बढ़ जाएंगे क्योंकि टेस्ट तो ऑलरेडी क्लियर हो ही गया, तो चलो एक और राइड में क्या जाता है। जहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत के नाम क्योंकि इन्होंने कामयाबी हासिल करी। वहीं पर हम मैरियल को देख पाते हैं जो कि एक नशेड़ी थी और रिहैब से भागी हुई थी, तो वो यहाँ पर कुछ दवाइयां चुराने के लिए आई थी, लेकिन टबीता को वहां पा करके वो दवाइयां चुराने में रुक जाती है। इसी बीच टबीता जाकर के पहुंचती है अपने हस्बैंड जिम के पास। जिम इस वक्त आया हुआ था अपने टूटे घर को देखने के लिए क्योंकि अब घर ही टूट चुका है तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, आखिर अपने परिवार को किस तरीके से मेंटेन करेंगे। ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात होने वाली है। जहाँ पर टबीता उसे सहारा देती है और बताती है कि मैंने आंटी चैनी से बात कर ली है, हम कुछ दिन उनके डाइनर में रह सकते हैं क्योंकि वहां पर जगह है। बात का बाद में देखेंगे कि क्या होगा। वहीं यहाँ पर जो अपने बॉयड भाई साहब थे इन्हें अपने दोस्त खतरी की पुराने विजन्स आने लगते हैं, यानी कि एक तरीके से ऐसा लग रहा था मानो खतरी वापस आ गया है। वो उससे बातें करने लगता है मगर असल में वो वहां पर था ही नहीं। यहाँ पर खतरी का कहना था कि अगर तुम्हें कोई चीज परेशान करती है तो तुम उनके सवाल क्यों नहीं ढूंढते, तुम पहले भी तो यही करते थे, तो आज भी तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। थकार करके यूं ही बैठ जाना अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से तुमने कैनी को भी बुरा मनवा दिया, जाकर के उससे सॉरी वॉरी मांगो यार, एक तरीके से वो भी तुम्हारा बेटा ही तो है। जहाँ एक तरफ तुम्हारा अपना बेटा एलिस तुम्हारे साथ नहीं, वहीं दूसरी तरफ कैनी के फादर भी उसके साथ नहीं, तो तुम इस रिश्ते को आगे क्यों नहीं बढ़ाते। वहीं जिम पहुंचता है सीधा कॉलोनी हाउस में डोना के पास में और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें याद भी है कि जिस टाइम पर हम उस एंटीना को बनाने में कामयाब हुए थे तो एक शख्स ने मुझसे बात करी थी और मुझे ये बोला था कि तुम्हें यहाँ नहीं अपने घर में होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वाइफ बेसमेंट में खड्डा खोद रही है, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं जानता हूँ कि डोना तुमने भी वो आवाज सुनी, इसका मतलब ये है कि कोई तो पर्सन है जो कि ऊपर से हमें देख रहा है और अगर कोई ऊपर है इसका मतलब ये है कि वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ पूरी टीम होगी, हमें दोबारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि डोना का मानना था कि वो जो लोग ऊपर हैं अगर वो एक बार हमारा बुरा कांड कर सकते हैं तो वापस भी कर सकते हैं, इसलिए मैं तो अब तुम्हारे किसी दूसरे एंटीना के आइडिया में शामिल होने वाली नहीं हूँ और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। वहीं पर सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ पर कैनी थोड़ा सा खाना लेकर के आया होता है सारा के लिए। उसे क्या पता था कि उसके पिता को मारने की पीछे की प्लानिंग सारा की ही थी क्योंकि सारा को कभी आवाजें सुनाई पड़ती थी, कभी हाथ पर अनोखे निशान आ जाया करते थे कि नाउ यू हैव टू किल दिस वन, नाउ यू हैव टू किल दैट वन। तो ये जो इंडिकेशंस थे ये सारा को ऑलरेडी परेशान कर रहे थे और यही वजह था कि सारा ने उस दिन गेट खुला छोड़ा था कि हॉस्पिटल के अंदर वो शैतान आ गए और कैनी के फादर को फाड़ करके खा गए। लेकिन अगर वो ये बात कैनी को बताती तो फिर वो जो खाना लेकर के आता है वो भी नहीं लेकर के आएगा और सारा का जीना मुश्किल हो जाएगा। वहीं इस एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि कॉलोनी हाउस के अंदर रैंडल नाम के शख्स ने जो कि एक मरीन था उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया था और बार बार इस झगड़े से परेशान होकर के डोना ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा और उसे वो घर के बाहर बस के अंदर छोड़ आती है, वो भी एक ताबीज के साथ में, और कहती है कि तुम्हें ही सबसे अलग थलग रहने का शौक था ना, अब इसी बस के अंदर ही रहो। सो गाइस इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड खत्म होता है। क्या इस बस के अंदर रात को वो हैवान शैतान आकर के उसे फाड़ देंगे या फिर रैंडल उनसे बचने का कोई नया तरीका ढूंढ लेगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा जो भी मैं आपके लिए जल्द ही लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 5, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं रैंडल को जिसे कि इस वक्त छोड़ दिया गया था उस बस के अंदर अकेला रहने के लिए क्योंकि उसके आचरण ठीक नहीं थे। अब जैसे ही बस के अंदर बैठकर अकेला होने पर उसे बहुत सारे दानव घेर लेते हैं। यहाँ पर रैंडल भी बस के अंदर उस तिलिस्मी पत्थर के होने की वजह से उन्हें धुतकार रहा था और बार बार कह रहा था कि अगर हिम्मत है तो अंदर आकर के दिखाओ, जहाँ पर उन दानवों को बोलना था कि बाहर क्यों नहीं आते, बाहर और भी ज्यादा मजा आएगा। देखा जाए तो दोनों ही एक
एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जैसा कि रैंडल उस तिलिस्मी पत्थर की वजह से सेफ था, इस वजह से ये दानव उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते और अपना टाइम वहां ना वेस्ट करके किसी और की जान लेने के लिए उस ब्रेंडल गांव में निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जेड को, जो कि इस वक्त अपने घर के अंदर बैठकर सिर्फ उस फोटो को ही देख रहा था कि तभी अचानक से उसे बाहर किसी के होने की आहट आती है। ऐसा लग रहा था कि मानो बाहर कोई जान बचा करके भाग रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर हम बॉयड को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त सैरा के साथ में एक तरीके से उसे छिपाने के लिए, उसे बचाने के लिए उसी चर्च के अंदर वेट कर रहा था कि तभी वहां पर पहुंच जाते हैं टबीथा और जिम, जिनका बताना था कि आखिर तुम इस गुनहगार को, इस कातिल को यहाँ पर पनाह क्यों दे रहे हो। ये वही लड़की थी जिसने हमारे बेटे को जान से मारने की कोशिश करी, वहीं पर खुद के भाई के भी गले पर चाकू लगाकर उसे खत्म कर दिया। ऐसे कातिल को आखिर तुम बचाना ही क्यों चाहते हो, जहाँ पर बॉयड का बताना था कि यही यहाँ से बाहर निकलने की चाबी है। अगर एक बार इसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल पाए तो बाहर इसका कानून इसे सजा जरूर देगा, मगर फिलहाल के लिए यहाँ पर इसका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कृपया करके यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद में हम घर पर अकेले बैठे ईथन को देख पाते हैं, जिसे ये बात जान करके हैरानी हुई कि उसकी कातिल यानी कि सैरा अभी भी जिंदा है और वो इसी गांव के अंदर घूम रही है। उसके माँ बाप उसका गेट ठोक कर उसे काफी बार समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो था कि बाहर आने को तैयार नहीं था। वहीं सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर इस वक्त हम मैरियल और क्रिस्टी को देख पाते हैं। इस वक्त क्रिस्टी उसका फेवरेट खाना यानी कि मैक एंड चीज बना करके लाई थी, उसे थोड़ी बहुत चॉकलेट चिप भी खिला रही थी, ताकि मैरियल का जो नशा पत्ती करने का जो जुनून है, जो कि इसको चाहत होती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में तड़प होती है, वो थोड़ी बहुत शांत हो सके। इसी के साथ उसे खुश करने के लिए वो उसका एक पुराना टी शर्ट भी पहन लेती है, जो कि कभी मैरियल ने उसे गिफ्ट किया था। मीनवाइल सीन अगेन सारा पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने पुराने घर में जाकर के अपने भाई की कुछ सामान लेना चाहती थी, मगर इस वक्त जो फैमिली यहाँ पर रह रही थी वो उसे धुतकार करके भगा देती है और कहती है कि तुम जैसे कातिल को तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर बेसिकली सारा एक छोटा सा चिमनी का पॉट ढूंढ रही थी, उसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जेड की तरफ, जो कि अब उस कबाड़ खाने यानी कि उस बियर बार के अंदर ये सोच रहा था कि आखिर इन पुरानी चीजों के साथ में, इस कबाड़ के साथ में कैसे एक नई टेक्नोलॉजी वाली बियर या फिर एक नई टेक्नोलॉजी वाली वोडका बनाई जा सके, क्योंकि रूल्स और प्रोसेस तो सेम ही होता है। इन चीजों को फर्मेंट करना पड़ता है, उसके बाद में बूंद बूंद करके वो बनाई जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर विक्टर पहुंच जाता है और विक्टर कहता है कि तुमने एक बार मुझसे आकर के कहा था कि तुम्हें कुछ सवालों के जवाब पाने हैं, ठीक है, तुम जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें ये वियोलिन प्ले करना होगा, वो भी खास जगह पर चल करके। जेड पूछता है, लेकिन विक्टर उसे चलने के लिए मजबूर करता है। मीनवाइल यहाँ कॉलोनी हाउस के अंदर पहुंचा होता है बॉयड डोना से बातचीत करने के लिए और कहता है कि अब ये हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं, हर कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने सारा को यहाँ इस गाँव में रहने के लिए जगह दी है। जहाँ पर डोना भी पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अगर गाँव के बाकी लोगों को पता चलेगा कि कातिल अभी भी यहीं घूम रही है तो हो सकता है कि डर का माहौल बन जाए, क्या पता वो बाकी के मौजूदा लोग ही उसके ऊपर चाकू छुरी लगाकर उसका कत्ल कर दें। बॉयड तुम्हें संभल करके रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं इस वक्त खुद सैरा मिलने के लिए आई होती है ईथन से और उसे माफी मांगती है। हालांकि उसके फादर जिम वहीं पर खड़े थे, चाहते तो सैरा में 2 चांटे खींच के लगा सकते थे, मगर वो जानते थे कि अगर एक गलत इंसान अपनी गलती मान ले और उसे पछतावा हो तो फिर उसे माफ भी कर देना एक अच्छे इंसान की आदत होती है। इसलिए वो अपने बेटे ईथन को सैरा के साथ बातचीत करने के लिए उसके पास में भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर ले आया होता है जेड को एक खाली से मैदान में, जहां पर ढेर सारी गाड़ियां पड़ी थी, ऑलमोस्ट अगर काउंट भी करे तो मोर देन 50 से ज्यादा होगी। जहां पर विक्टर का बताना था कि जब इस गांव में पहले लोग आ जाया करते थे तो शैतान तो उन्हें खा जाया करते थे, मगर रोड पर गाड़ियां यूं ही खड़ी रहती थी, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं थी, तो मैं एक एक को यहाँ पर लाकर लगा दिया करता था, क्योंकि मैं ही हूं ना सबसे पुराना बंदा। अब वो जो वियोलिन था वो उसकी मम्मी प्ले किया करती थी, इसलिए यहाँ पर विक्टर को वियोलिन सुनना बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो तो मानो उस धुन में खो जाता है, ऐसा लगता हो जैसे कि कुछ पुराने सवाल उसे याद आ गए हों। वहीं दूसरी तरफ अब इस चर्च के अंदर एल्जिन नाम का वही कालिया मिलने के लिए आता है, तभी उसे सैरा दिखाई पड़ती है। ये दोनों ही एक दूसरे के अंदर खो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुछ ना कुछ चीजों में उलझे पड़े थे। एक तरीके से देखा जाए तो सैरा को भी वही पुराने विजन्स, वही पुरानी यादें तड़पाया करती थी उन भूतों की। वहीं एल्जिन को भी यहाँ गाँव में आने के लिए कुछ आत्माओं ने अलग अलग विजन्स दिखाए थे। यही रीजन था कि ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहानी में सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहाँ पर इस वक्त आंटी कैनी बैठी थी और वही अपना रोजमर्रा का काम कर रही थी कि तभी यहाँ पर सैरा पहुंच जाती है। अब बेसिकली ये डाइनर ये दोनों ही चलाया करती थी, यानी कि मेन खाना बनाया करती थी कैनी आंटी और यहाँ सैरा एज अ वेटर इन सभी को सर्व किया करती थी। मगर अब काफी टाइम से काम पर ना आने की वजह से और ऊपर से गाँव में कातिल होने की खबर भी फैल जाने की वजह से आंटी कैनी उससे खफा थी। लेकिन सारा का कहना था कि मैं यहाँ पर काम वापस मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस अपने भाई का पुराना सामान जो था वो
वो लेने के लिए आई हूँ, क्या मुझे मिल सकता है। अब जैसे आंटी उसे सामान देती है कि तभी वहां पर कैनी पहुंच जाता है। अच्छा हाँ, मैं नाम में कंफ्यूज हो गया था, आंटी का नाम है चैनी, बेटे का नाम है कैनी, और लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था चैनी कैनी चैन से मजा लो, मजा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कैनी उसका बक्सा फोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को तो यहाँ रहना भी मंजूर नहीं है, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अब जैसे ही सैरा उस छोटे से पॉट को ले जाने लगती है कि तभी कैनी उस पॉट को भी तोड़ देता है, यानी कि जो वो जादू या कुछ सिग्नल उससे पकड़वा लेना चाहती थी, अब उसका काम वो फिनिश हो गया था। मीनवाइल हम यहाँ पर उस बूढ़ी आंटी को देख पाते हैं जो कि हर वक्त घूमती रहती थी और उसके पास में एक छोटा सा बैग भी था। अब यहाँ हमें मालूम चलता है कि उसके छोटे से बैग के अंदर मॉर्फिन था और ये मॉर्फिन बेसिकली मैरियल के लिए ही था, क्योंकि उसे नशा करने की लत लग गई थी और एकदम से तो नशा छूटता नहीं है, इसलिए छोटे छोटे से डोजेस दे करके मैरियल को कंट्रोल में किया जा सकता था। लेकिन अब क्रिस्टी वो पूरा का पूरा जो मॉर्फिन का डोज होता है वो अपने सीक्रेट लैब में रख देती है। ये बात मैरियल को पसंद नहीं आती और इन दोनों के ही बीच में झगड़ा हो जाता है। वहीं सीन जंगल में शिफ्ट होता है जहां पर इस वक्त टबीथा निकली होती है कुछ पुराने सवालों के जवाब पाने के लिए, क्योंकि एक छोटा सा चिन्ह था जो कि उसे बार बार नजर आया करता था, तो उसी के लिए वो जंगल में निकली होती है कि तभी कुछ अनजाने से बच्चे जिनके बाल थे गंजे यहाँ पर वो आकर अनखुइया अनखुइया कर चिल्लाने लगते हैं। इन सभी चीजों को देख करके टबीथा बहुत ज्यादा घबरा गई थी और एकदम से अचानक से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है कि तभी वहां ज़ैड पहुंच जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर आई कैसे और तुम चिल्ला क्यों रही हो, कहीं तुम्हें भी वो विजन्स तो नहीं आए। जहाँ पर टबीथा का पूछना था कि क्या तुम्हें भी ऐसे कुछ विजन्स आते हैं। वहीं इस कहानी के एंडिंग में हम रैंडल को देख पाते हैं जो कि इस वक्त उन कमीने दानवों से बदला लेने के लिए उस बस से अपनी सीट को बाहर निकालने लगता है और फिर आकर के एंड में उसी छत पर बैठ करके ब्रेड खाने लगता है, यानी कि वो तैयार था उन हरामखोर दानवों से बदला लेने के लिए। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 6, जिसकी शुरुआत में सीन डायरेक्टली डाइनर के अंदर दिखाया जाता है जहां पर हम बॉयड और इसी के साथ चैनी को देख पाते हैं। चैनी जो कि इस वक्त बॉयड से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, सिर्फ इसी वजह से कि आखिर क्यों तुमने सारा को रहने के लिए जगह दी। जहाँ एक तरफ पूरा गांव उसके खिलाफ है, वहीं पर तुम उसका साथ देना चाहते हो, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम भी तो इन लोगों के मौत के पीछे का कारण तो नहीं। मगर उस वक्त बॉयड के पास में कोई जवाब नहीं था। इसी वक्त यहाँ पर कैनी भी पहुंच जाता है जो कि यहाँ से उसे जाने के लिए कह देता है। जैसे ही बॉयड वहां से निकलता है तो सीधा जाकर के चर्च पहुंचता है, लेकिन इस बार उसके साथ में कुछ अलग होता है। पूरा का पूरा चर्च खाली पड़ा था, सारी टेबल और चेयर्स हटे हुए थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई डांस का कंपटीशन होने वाला है और तभी एक बैलरीना वहां पर पहुंच जाती है जो कि एक व्हाइट ड्रेस के अंदर अपने अंगूठों के बल पर नाचने लगती है। पहले तो बॉयड को कुछ समझ नहीं आता और देखते ही देखते वही गोरी लड़की बार बार बॉयड के पास आकर उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है। मगर ये सब कुछ तो बॉयड का सिर्फ एक सपना था। वो जमीन पर गिरकर मिर्गी के दौरे पड़ जाने की जैसे हालत में करहा रहा था कि तभी यहाँ पर कैनी और चैनी पहुंच जाते हैं और दोनों बॉयड को मिलकर के खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो, कहीं तुमने कोई बुरा सपना तो नहीं देख लिया। जहाँ पर बॉयड कहता है कि फिलहाल मैं ठीक हूँ, मगर आगे क्या होगा वो मुझे पता नहीं। जिसके बाद में डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है एलिस पर, जो कि इस वक्त अपने घर के बाहर खड़ा होकर के घर की मरम्मत करने की कोशिश कर रहा था। जो भी सामान टूट गए थे, जमीन फट गई थी या फिर कहीं की लकड़ियां टूटकर उनका नुकसान हुआ था, उन सभी को जोड़ने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर फातिमा भी पहुंच जाती है। इन दोनों को बात करता देख करके डोना कहती है कि तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हो, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, तुम्हें कभी किसी की नजर ना लगे। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। यहाँ पर हम मैरियल को देख पाते हैं जो कि अब पूरी तरीके से पगला गई थी, क्योंकि उसे नशा करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना ही ड्रग्स की गोलियां, ना ही सिगरेट, ना ही दारू, ना ही वेपराइजर, ना ही LSD। तो वो बहुत ज्यादा पगलाई सी घूम रही थी कि तभी यहाँ पर क्रिस्टी उससे कहती है कि तुम्हें शांत रहना ही होगा। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बस में जो निकली थी वो मुझसे मिलने के लिए नहीं निकली थी, बल्कि रिहैब सेंटर जाने के लिए निकली थी और वो आंटी तुम्हारा ही ख्याल रख रही थी। जहाँ पर मैरियल का कहना था कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे नशे की लत लग गई है, मगर देखो ये चीजें इतनी जल्दी छूटती नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास इस वक्त कुछ डोजेस हैं, मुझे उनकी जरूरत है। मगर क्रिस्टी उसे हमेशा से इन चीजों से दूर रखना चाहती थी और इस बार भी उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अगेन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। मीनवाइल जंगल के अंदर हम देख पाते हैं कैनी और बॉयड को, जो कि इस वक्त बातचीत करने के लिए एक अलग दूर जगह पर आ गए थे। अब यहाँ पर सबसे अलग चीजें ये होती है कि अगले जो 5 एपिसोड्स आने वाले हैं, इसके अंदर एक हमें डांसिंग बॉक्स दिखाया जाएगा। ऐसा ही एक डांसिंग बॉक्स या ऐसा ही एक डांसिंग बाउल हमने बैलरीना मूवी के अंदर भी देखा था और यहाँ पर भी हम देख पाते हैं जहाँ पर एक छोटी सी लड़की व्हाइट कलर की ड्रेस के अंदर उसके अंदर डांस करती रहती है। और यही टोन जो इस एपिसोड की शुरुआत में या फिर कहीं की सीजन की शुरुआत में एपिसोड 1 में दिखाया गया था कि बूढ़े ने बोला था कि टोन के खत्म होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, यानी कि ये टोन
स्टोन ही है जो कि यहाँ पर इन्हें बांधे रखती है या फिर कहें कि मुसीबतों को बुलाती है। अब स्टोन के बच जाने के बाद में अचानक से बॉयड के हाथ में दर्द होने लगता है और पता नहीं वो लड़की जो कि उस चर्च के अंदर डांस कर रही थी वो वापस से यहाँ पर आकर डांस करने लगती है। हालांकि कैनी उसे देख नहीं पाता मगर बॉयड उसे साफ साफ तरीके से देख पा रहा था। मीनवाइल सीन अगेन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पर परेशान बॉयड पहुंचता है क्रिस्टी के पास में और उसे बताता है कि दिन ब दिन मेरी जो हाथ का दर्द है ये खत्म तो हो गया है मगर मुझे अचानक से नए नए विजन्स आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई लड़की डांस कर रही है, आसपास के अंदर कंटेम्प्रेरी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर जैसे मानो कि कोई कंपटीशन होने वाला है और बार बार वो लड़की मुझे आकर के सेड्यूस करने लगती है। रीजन मुझे पता नहीं मगर क्रिस्टी मुझे ये चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही है। जहाँ पर क्रिस्टी उसे कुछ दवाइयां देती है और आज रात को यहीं पर सोने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जिम और उसकी पूरी फैमिली को जो कि इस वक्त चैनी आंटी के घर में चैन से बैठा हुआ था। यहाँ पर ये लोग डिनर करने ही वाले थे तो यहाँ पर डोना आकर के इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है और बताती है कि देखो जिस तरीके से लोगों की गिनती यहाँ पर बढ़ी है तो खाने पीने में घटोतरी हो गई है, यानी कि अब हमारे पास में काफी ज्यादा लिमिटेड फूड ही बचा है जिसे हमें धीरे धीरे करके इस्तेमाल करना होगा। अब जहाँ एक तरफ तो हैवानों से इनका पीछा छूट नहीं रहा था और ऊपर से अब खाने की दिक्कत भी इन्हें होने वाली थी। यहाँ पर अगेन हॉस्पिटल के अंदर हमें बॉयड दिखाई पड़ता है जो कि अगेन उन्हीं सारे विजन्स को देख करके पगला गया था मगर जैसे इस बार वो पर्दा हटाता है तो वहां पर उसे मैरियल दिखाई पड़ती है। मैरियल उसकी इस हालत को देख करके डर जाती है और कहती है कि आपको इस वक्त सोना चाहिए। वहीं सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर इस वक्त एलिस और फातिमा बैठ करके बातचीत कर रहे थे। फातिमा का उससे कहना था कि तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम थोड़े से बदल गए हो, अलग अजीब अनोखी बातें करने लगे हो, मेरा कभी साथ नहीं देते, कहीं ऐसा तो नहीं कि जरूरत पड़ने पर मेरा साथ छोड़ करके चले जाओ। इन दोनों की हल्की सी झड़प वड़प होने ही वाली थी कि तभी नीचे बहुत ज्यादा शोर की आवाज आने लगती है। तो जैसे ही एलिस नीचे पहुंचता है तो यहाँ पर एक बूढ़ा टॉड नाम का शख्स उसी काली एल्जिन पर ये इल्जाम लगाने लगता है कि खाने को एक तो खाना है नहीं और ऊपर से चोरी कर रहा है और जाकर के दूर बैठ करके खा रहा है, हम सबको तो पेट भर के मिल नहीं रहा और ये बस में आए हुए लोग अपना पेट भरना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अब यहाँ पर एलिस होता तो वो भी काली है तो इस दूसरे काली की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है मगर टॉड गलती से उसे धक्का देने के चक्कर में एक चाकू दे मारता है। एक तो पता नहीं इस सीरियल के अंदर हर कोई किसी को बचाने की कोशिश करता है और पता नहीं न जाने पीछे खड़े लोगों को ही चाकू से ठोक देता है। ये आज तीसरी बार हुआ है। अब यहाँ पर एलिस की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी, शरीर से धनाधन खून बहने लगा था। फातिमा उसके कपड़े फाड़ कर उसके अंदर रोकने की कोशिश करती है। वैसे अगर इंडिया में होता तो मैं उसमें हल्दी डाल देता जिससे कि खून को थोड़ी देर के लिए रोका जा सके, मगर ये इंडिया नहीं है तो यहाँ पे ये लोग कपड़ा ही ठूसते हैं मगर वो चीजें काम नहीं आती। मीनवाइल हम बॉयड के खराब दिमाग को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने इल्यूजन वाले माइंड को जोड़ करके खतरी को अपने सामने मौजूद पाता है। खतरी इसका दोस्त हुआ करता था और खतरी हमेशा से ही उसे अच्छी और बुरी बातों के बीच का अंतर बताया करता था। तो यहाँ पर अगेन वो उसकी हेल्प करने लगता है और बताता है कि शायद जो चीजें तुम देख रहे हो वो सच भी हो सकती है मगर सच्चाई क्या है इनके पीछे उसका पर्दा उठाना भी तुम्हें बाकी है। इन बिटवीन यहाँ पर कॉलोनी हाउस के अंदर एल्जिन एक आइडिया देता है, बताता है कि ये जो शैतान हैवान है ये धीरे धीरे चलते हैं, हम अगर फटाफट से भाग करके कार के पास पहुंचे और कार को स्पीड में ले जा करके वहां से निकल जाएं तो हो सकता है कि शायद ये हैवान हमारा पीछा ना कर पाए और हम फटाफट से हॉस्पिटल भी पहुंच जाएं। अभी बात रिस्की तो थी, सुनने में काफी ज्यादा मुश्किल थी मगर इस वक्त एलिस की जान बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। वो बार बार मना करने लगता है कि नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर गए तो बाकी के लोगों की जान को खतरा हो सकता है मगर फिर भी फातिमा कोई बात नहीं सुनती और एल्जिन को फटाफट से गाड़ी लाने के लिए कहती है और अपना कालिया भी सीधा भागता है बाहर, गाड़ी को चालू करता है, इनके पास लौट आता है। घर का दरवाजा ये लोग खोलते हैं, ये दोनों यानी कि एलिस और फातिमा कैसे तैसे गाड़ी में बैठते हैं। इन बिटवीन यहाँ पर हैवान उन पर हमला कर पाते कि तभी फटाफट से कालिया गाड़ी निकाल करके भाग जाता है और एक गाड़ी के अंदर अच्छा वन टेक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर चलती गाड़ी में पूरे गाँव का सिनेरियो भी देख पा रहे थे हम, जिसके बाद में ये लोग कैसे तैसे क्रिस्टी के हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टी भी एलिस की इस हालत को देख करके परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर एक बाप जो कि ऑलरेडी अपनी ही दुख दर्दों से जूझ रहा है अपने बेटे को भी इस हालत में देख करके पगला जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे घर वालों के साथ में। एक तो पहले इस जगह पर फंस गया, फिर मेरी वाइफ मर गई और अब मेरे बेटे के साथ में भी ऐसा हो रहा है और मैं तो हुई पगला, तो आखिर अब आगे होगा क्या। मगर सभी लोग उसे शांत करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें 2-5 मिनट बैठना पड़ेगा। अब इस वक्त तक एलिस का काफी ज्यादा खून बह चुका था, उसे वापस से ठीक करने के लिए यहाँ पर उसे अगेन खून चढ़ाने की जरूरत थी जो कि था O नेगेटिव और यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल था बॉयड के अंदर। तो अब बॉयड अपना खून कैसे देता, क्योंकि वो तो जानता था कि मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसे कीड़े चल रहे हैं जो कि मुझे परेशान कर रहे हैं, अलग अलग इल्यूजन्स विजन्स दे रहे हैं। तो अगर ये चीज मैंने अपने बेटे में डाल दी तो वो बेचारा और परेशान हो जाएगा, आखिर मैं अपना खून दूं तो कैसे दूं। हर कोई अगेन परेशान हो गया था कि तभी उसे याद आता है कि अगर जिस तरीके से उस कैसल के अंदर बूढ़े ने मुझे ये बोला था कि मेरा लहू अब तुम्हारा हुआ, तो अगर मैं ये कह दूं उस हैवान को तो शायद ही कीड़े उसके अंदर चले जाएं। अब ये तो बस एक थ्योरी थी, कहीं पर टेस्टेड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुई थी, मगर रिस्क तो उठाना ही था, जिसकी वजह से बॉयड पहुंच जाता है अपना हाथ काट करके उस हॉस्पिटल के बाहर और हैवानों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है। कहता
कहता है कि आ जाओ सालो, आज तुम्हारी मौत का आखिरी दिन है कि तभी वहां पर ज्यादा हंसने वाला आदमी पहुंच जाता है जो कि हर बार ये कहता था कि बाहर आ जाओ तुम्हें अच्छा लगेगा। इस बार वो बॉयड को कुछ कर पाता है कि तभी बॉयड उसका गला काट करके अपना खून उसके गले पर लगा देता है और बोलता है कि मेरा लहू अब तेरा हुआ। इतना बोलते के साथ ही बॉयड के शरीर के कीड़े घुस जाते हैं उस दानव के अंदर और वो मिर्गी के दौरे वाले इंसान की तरह तड़प तड़प कर मरने लगता है। इवेंचुअली वो एक बार तो अपने असली रूप में भी आ जाता है। दूर से सारी चीजें देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रही थी, जिसके बाद वहां पर सभी लोग यानी कि जो सारे के सारे दानव थे वो घेरा बना करके खड़े हो जाते हैं और बॉयड को कुछ कर नहीं पाते। यही बॉयड मौका पाते ही वहां से निकल जाता है और सीधा हॉस्पिटल में पहुंच करके अपने बेटे एलिस को खून चढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में ईथन जो कि इस वक्त अकेला था और डोना आंटी की हेल्प कर रहा था बाकी सारे खाने के सामान को संजोने में, उन्हें बचा कर रखने में, क्योंकि धीरे धीरे अब इनका यूज करना है तो सबको लिमिटेड ही खाना मिलेगा। जहां पर उसका पूछना था कि डोना आंटी जिस तरीके से हमारा घर गिर गया, अगर ये वाला घर भी गिर गया तो फिर हम एक ही दिन में मर जाएंगे। जहां पर डोना आंटी का कहना था कि नहीं बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने जिस तरीके से हमें इतने दिन जलवाया है वो आगे भी जलवाएंगे। और एपिसोड की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि उस हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर खड़े होकर के कैनी और बॉयड सोचने लगते हैं कि क्या हमने सचमुच उस दानव को खत्म कर दिया, और वहां अब कोई दूसरा दानव खड़ा भी नहीं था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 7, जिसकी शुरुआत में डायरेक्टली मॉर्निंग के अंदर सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल के बाहर का, जहां पर इस वक्त लेटा पड़ा शैतान जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया था। हर कोई बाहर खिड़की से खड़े होकर उसे देख रहा था, फिर उसके पास जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर इस वक्त ये लोग जैसे ही उस दानव की बुरी हालत के अंदर डेड बॉडी देख पाते हैं तो पहले तो सोचते हैं कि क्या इस वक्त भी ये जिंदा होगा, क्या इसे छेड़ना चाहिए, या फिर ये सोचते हैं कि इसे जा करके जला देना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस्टी जो कि एक डॉक्टर होती है, उसका कहना था कि नहीं, यही सही मौका है इसे अंदर ले जा करके इसका पोस्टमार्टम करने का, क्योंकि जिस तरीके से इसकी डेथ हुई है क्या पता शायद वही इंफॉर्मेशन निकाल करके हम बाकी और भी दानवों को जान से मार सकेंगे। बॉयड भी इस बात पर अग्री करता है, मगर एलिस जो कि अपने फादर की जान इन्हीं दानवों की वजह से गवा गया था, इसीलिए वो मना करता है और बोलता है कि इसे तो अंदर ले जाना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर इनके बीच में काफी सारा डिस्कशन होता है। एट द एंड यहाँ पर क्रिस्टी और बॉयड दोनों ही मिलकर के कैनी को समझाते हैं कि यही हमारे पास फाइनल मौका है इनके ऊपर रिसर्च करके, इनकी कमजोरियों को जान करके इनकी पूरी प्रजाति को नष्ट कर देने का। और अब तो एट द एंड कैनी भी उसकी ये बातें मान जाता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस में, जहाँ पर इस वक्त डोना आई होती है टॉड के पास में और कहती है कि तुम जैसे पागल इंसान को तो टॉर्चर बॉक्स के अंदर रख देना चाहिए। अगर आपने सीजन 1 का एपिसोड 1 देखा होगा तो एक जेम्स नाम का शख्स जो कि अपने परिवार का ध्यान न रख करके रात को बियर बार के अंदर दारू पीने के लिए पहुंच गया था और लेट होने पर उसका परिवार दानवों के थ्रू मारा गया था, तो उसे ये सजा मिली थी टॉर्चर बॉक्स के अंदर रात को बिना तिलिस्मी पत्थर के रहने की। और रात को आकर के दानवों ने उसी बॉक्स के अंदर उसके लकड़ी के पट्टे तोड़ करके उसकी आंतड़ियों को फाड़ दिया था। दैट इज द रीजन यहाँ पर टॉड काफी ज्यादा डरा हुआ था और डोना से पूछने लगता है कि क्या मेरा भी यही हश्र होगा, जहाँ पर डोना कहती है कि तुम्हें बाद में देखूंगी, मगर सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मीनवाइल आंटी चैनी के घर के अंदर हम जिम की फैमिली को देख पाते हैं जो कि इस वक्त भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। यहाँ पर इस वक्त बात करने के लिए टबी था जिम को बाहर लेकर के आती है और उसे बताती है कि शायद तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, मगर कुछ दिन पहले मुझे ऐसे खतरनाक विजन आ रहे थे जहाँ पर मुझे बार बार 2 गंजे बच्चे दिखाई पड़ रहे थे जिनके शरीर इंसानों जैसे तो नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि वो काफी टाइम पहले ही मर चुके थे और हमारी दुनिया के भी नहीं लग रहे थे। मैं इनका क्या करूं? जहाँ पर जिम बताता है कि हाँ, ऐसे ही कोई चीज थोड़े टाइम पहले जेड के साथ में भी हुई थी। उसे भी कुछ अजीब अनोखे सिपाही दिखाई पड़े थे जो कि करीब 80s के टाइमलाइन के थे। वो सैनिक के ड्रेसेस जो आज के तारीख में हमारे सैनिक नहीं पहनते हैं। अब हालांकि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसे विजन्स क्यों देखे, तो हो सकता है कि शायद अगर तुम उससे बातचीत करो तो कोई सोल्यूशन निकल करके आएगा। यहाँ पर हम रेंडल को भी देखते हैं जो कि इस वक्त अपना एक ड्रोन उड़ा रहा था। वही सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में और यहाँ पर हम उसकी डेड बॉडी को देख पाते हैं, यानी कि उस दानव की। ये सभी लोग सोचते हैं कि क्या इसे फाड़ना चाहिए या फिर इसके पास भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टी कहती है कि ये करना जरूरी है, भले इसमें से कितनी बदबू क्यों नहीं आ रही हो, भले इसके शरीर के अंदर वो कीड़े जो कि एक रात पहले बॉयड ने छोड़ दिए थे वो सब कुछ क्यों ना हो, मगर हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम जिम को देख पाते हैं जो कि इस वक्त रेंडल के पास आया था और पूछ रहा था कि तुम ड्रोन तो बड़े अच्छे तरीके से उड़ा लेते हो, जिस पर रेंडल का कहना था कि हाँ, मैं पहले मरीन आर्मी में था, वहीं पर मैंने ये सब कुछ सीखा था और वापस से अपनी छावनी में लौट रहा था, मगर ये बेहाल बस न जाने यहाँ पर आकर के क्यों अटक गई। जिस पर जिम का कहना था कि अगर तुम मेरे लिए काम करो तो शायद हम इस बेवकूफ जगह से निकल सकते हैं, जिस पर रेंडल हाँ बोल देता है। मीनवाइल हम देख पाते हैं ईथन और विक्टर को। विक्टर का काम था यहाँ पर मौजूदा पेड़ों के बारे में
जानकारी हासिल करना, क्योंकि सीजन 1 के अंदर हमें पता चला था कि विक्टर जो कि इन पेड़ों के ऊपर अपनी सारी रिसर्च कर रहा है, उसके थ्रू ये पता चलता है कि अगले दिन ये पेड़ अपनी हल्की फुल्की जगह बदलते हैं। कभी कोई पेड़ 4 कदम पीछे हो जाता है तो कभी कोई पेड़ 4 कदम आगे आ जाता है, तो कभी कभार पौधे अचानक से बढ़ने लगते हैं तो कभी अचानक से मर भी जाते हैं। और इस बार की सबसे खास बात ये थी कि सारे जो पेड़ थे वो पतझड़ की तरह अपने पत्तों को छोड़ रहे थे। ऐसा नॉर्मली यहाँ पर हुआ नहीं करता था। उसे यहाँ पर रहते हुए मोर देन 60 ईयर्स हो गए थे और ये अनजानी बातें उसे थोड़ा सा परेशान करने लगती है। जहाँ पर ईथन उसे कहता है कि अगर इस बार कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हो भी सकता है कि शायद ये किसी अच्छे के लिए हो। तुम ये सोचते हो कि हमेशा बुरा ही होगा। मीनवाइल टबीता पहुंची होती है जेड के पास में। इस वक्त जेड यहाँ पर पुराने तौर तरीकों से अपनी एक नई वाइन बनाने की तैयारी में था, क्योंकि पुराने एसिड की तरह टेस्ट करने वाली वोडका और बियर से वो पूरी तरीके से परेशान हो गया था। इसलिए वो अपनी कुछ तिकड़म लगा करके नई दारू बनाना चाहता था। यहाँ पर टबीता का उससे कहना था कि मुझे हाल ही में अपने पति जिम से पता लगा है कि तुम भी पुराने किसी विजन्स की वजह से परेशान थे, क्या उसके बारे में मुझसे बात करना चाहोगे? जिस पर जेड कहता है कि हाँ, करना तो चाहूंगा, मगर उसके लिए पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इस शराब को बनाने में। वहीं दूसरी तरफ हम रैंडल और जिम को देख पाते हैं जो कि अपनी पुरानी पड़ी गाड़ियों से थोड़े से ट्रांसमीटर, एंटीना और कुछ वायर्स लेकर के निकलते हैं, क्योंकि इनका प्लान ये था कि अगर ड्रोन की मदद से अपने एंटीना के सिग्नल्स को हायर हाइट्स पर ले जाएं, जैसे कि लास्ट टाइम इन्होंने ब्रेंडल गांव की सबसे ऊंची जगह यानी कि कॉलोनी हाउस की छत पर टावर को लगाने की कोशिश करी थी, ताकि एंटीना से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को कैच किया जा सके। तो अगर ड्रोन के साथ इस बार ये करना पॉसिबल होगा तो हम उन लोगों से बातचीत कर पाएंगे जिससे लास्ट टाइम जिम ने बात करी थी। तो ये लोग अब अलग अलग वायर्स को, बैटरीज को, काफी सारी चीजों को निकाल करके उस एंटीना को बनाने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल यहाँ कॉलोनी हाउस के अंदर हम फातिमा और एलिस को देख पाते हैं। इन दोनों को एक साथ देख करके डोना बहुत ज्यादा खुश थे और इनके लिए नाश्ता भी लेकर के आई थी, जिस पर एलिस का कहना था कि एक तो हमारे पास राशन की कमी है और आप इतना सारा खाना बना करके लेकर आई हैं, जरा बाकी लोगों के बारे में भी तो सोचिए। जिस पर डोना का कहना था कि बाकी लोगों के बारे में मैं सोचती रहूंगी, मगर फिलहाल के लिए तुम्हें खाना खाना ज्यादा जरूरी है, तो इस खाने को चुपचाप खाओ और ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मीनवाइल हम जूली को देख पाते हैं जो कि अपने नए फ्रेंड कालिया के साथ बैठी थी। एक तो कालिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका नाम होता है एल्जिन, और एल्जिन का बताना था कि मेरे जो सपने हैं वो मुझे बार बार परेशान करते रहते हैं। कुछ ऐसे विजन्स हैं जो कि आकर के मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मगर आज तक मैं कभी उन्हें ठीक से समझ नहीं पाया। जिस पर जूली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इन कामों में मदद कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के लिए जब ये उसका शर्ट खोलते हैं और उसके अंदर से चाकू लगा करके उसका सीना काटने ही वाले थे, तो उसकी बॉडी में से ढेर सारे कीड़े निकलते हैं, जिससे देख करके ये हर कोई डर जाते हैं और कमरे को ही बंद करके बाहर भाग जाते हैं। बाहर आकर के कैनी का कहना था कि देखो क्रिस्टी, मैं जानता हूँ कि तुम इन कामों में होशियार हो, पोस्टमार्टम करना तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, लेकिन क्या जरूरी है इन सब चीजों को करना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस दानव से निकलने वाले कीड़े बाकी लोगों के अंदर पहुंच गए तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं वो जिंदा लोग ऐसे दानव यानी कि लाशें ना बन करके घूमने लग जाए ज़ॉम्बी की तरह और बाकी लोगों का शिकार करके उन्हें जान से ना मार डाले। जहां पर क्रिस्टी का बताना था कि अगर ऐसा होना होता तो हो जाता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसका मतलब हमारे पास एक मौका है इस बॉडी के ऊपर रिसर्च करके उसकी कमियों को निकाल करके बाकी दानवों को हराने का। वहीं हम मैरियल को देख पाते हैं। इस वक्त जो सारे विजन्स पहले कभी बॉयड को आया करते थे, कैनी को आया करते थे, तो अब मैरियल को भी आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि सामने कोई तो है दरवाजे पर जो कि इसे मारना चाहता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से बॉयड आकर उस पर गोलियां मारने लगता है और ये तो सिर्फ एक उसका सपना था जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं फातिमा पहुंचती है डोना के पास में और उसे बताती है कि क्या लगता है आपको कि हमारी ये शादी यहाँ पर टिक पाएगी? क्या हमारा कोई बच्चा हो पाएगा? क्योंकि इस बार सबसे भयानक बात यह है कि मैं पिछले 2 सालों से कोशिश कर रही थी प्रेग्नेंट होने की, मगर कभी हो नहीं पाई और इस बार अचानक से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि ये बात थोड़ी सी वियर्ड है? जिस पर डोना का बताना था कि हाँ, कुछ चीजें तो बदली है, जैसे कि ये जो यहाँ की प्लांट्स थे हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से उगा करते थे, हमें फसलें भी और फल फूल भी जल्दी मिल जाया करते थे, मगर इस बार देखो ऐसा लगता है कि ये मिट्टी यहाँ की श्रापित हो गई है। हर सामान, हर फल फूल, पेड़ पौधे धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। इनके पीछे का रीजन क्या है वो तुम्हें पता लगा करके ही रहूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें तो शांत होना पड़ेगा और खुशियां मनानी पड़ेगी, क्योंकि एक लड़की का प्रेग्नेंट होना मान लो भगवान का एक प्रसाद ही है। वही हम जेड और जूली को देख पाते हैं। जेड अपनी उस नई नवेली शराब को बनाने में कामयाब हो गया था और जूली से बातें वगैरह करने लगता है कि आखिर तुम्हें किस टाइप की विजन्स आने लगे हैं। जिस पर जूली को बताना था कि मुझे कुछ बच्चे दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेसेस पहनी हुई है, मगर ऐसा लगता है कि वो हमारे जमाने के नहीं है, कई बहुत पुराने टाइम लाइन के हैं। जिस पर जेड भी अपनी बातें बताता है कि हाँ, मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ सैनिकों ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी जो कि करीब 80s के टाइमलाइन के लग रहे थे, और तभी वो उसे अपनी एक बुक भी दिखाता है जिसके अंदर निशान बने हुए थे। जिस पर जूली का बताना था कि हाँ, ऐसा ही निशान मैंने उस गुफा में देखा था, क्या तुम मेरे साथ वहां पर चलना चाहोगे? जिसके बाद में सीन दिखाया जाता है सीधा पोस्टमार्टम वाले प्लेस पर। यहाँ इस वक्त ये
लोग चाकू से उसकी बॉडी यानी कि उस दानव का शरीर फाड़ करके उसके अंदर के ऑर्गन्स चेक करने लगते हैं, मगर यहाँ इन्हें पता चलता है कि बॉडी में तो खून है ही नहीं। सारी की सारी चीजें मान लो सूख गई है, मांस पूरा चिपका हुआ है, आंतें पूरी सूख गई है, ऐसा लगता है मानो किसी ने चूस करके पूरा खून निकाल लिया है। अब बिना उसके खून के जांच पड़ताल कैसे करेंगे कि तभी यहाँ पर क्रिस्टी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पेट में धनाधन पेचकस मारने लगती है। ऐसा करने पर उसके पेट में से अचानक से एक येलो कलर का द्रव निकलने लगता है और ये सीरम इतना ज्यादा खास था कि अगर इसे थोड़ा सा मॉड्यूल कर दें और सीरम को अगर बुलेट्स पर लगा लें तो हो सकता है कि अगर दूसरे दानवों पर वो गोलियां शूट करें तो ये लोग रात में होने वाले हादसों को रोक पाएंगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जूली इस वक्त कालिया के साथ में थी और उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। कालिया बताता है कि यहाँ पर आने से पहले मुझे कुछ ऐसे सपने आए थे, ऐसे कुछ विजन्स आए थे जिसके अंदर मैंने एक बच्चे को पैदा होता देखा था और वही यहाँ की किस्मत बदलने वाला था। और एक टावर है जो कि बार बार मेरे सपनों में आता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मगर जूली को ये बातें बड़ी ही अनजानी अनोखी लग रही थी तो वो इसका कुछ रिप्लाई दे नहीं पाती। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि कैनी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये जो सीरम हमने बनाया है, क्या पता रात को अगर सचमुच ये बुलेट्स काम कर गई तो हमारे जो यहाँ पर 17-18 ज़ॉम्बीज घूमते रहते हैं उन्हें हम एक ही रात में पेल सकते हैं और फिर अगर वो मर गए तो यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि हम दिन में भी काम कर पाएंगे और रात में भी काम कर पाएंगे। जिस पर कैनी कहता है कि आपको कितना % यकीन है कि गोलियां काम करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में खून के अंदर जो बहुत सारे दानव थे वो कुछ लिक्विड फॉर्म में थे जो कि ज़ॉम्बी के शरीर में जाकर के रिएक्ट कर पाए थे, मगर यहाँ पर इस वक्त हमारे पास में वो वाले कीड़े नहीं है तो शायद ये मिशन फेल भी हो जाए। जिस पर बॉयड का कहना था कि ये तो अब रात को शूटिंग पर ही पता चलेगा। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम कालिया को देख पाते हैं जो कि इस वक्त पानी के अंदर लेट करके सोच रहा था कि आखिर अपने इन बुरे सपनों से, बुरी आवाजों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए कि तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर के उसका सीना दबाने लगता है और उसे पानी में डुबोकर जान से मारने की कोशिश करता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द ही लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 8, जिसकी शुरुआत में हम कैनी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने घर पर अपनी मॉम से बातचीत कर रहा था कि तभी इनके घर के फोन की घंटी बजती है। ऐसा बहुत सालों में पहली बार हुआ था जब इनके फोन पर किसी ने फोन किया था। इस फोन को उठाने पर उसे एक आवाज आती है कि वो छोटे हैं, भिनभिनाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं और तुम्हें ले जाएंगे। अब यहाँ पर कैनी उसकी कुछ बातें समझ पाता कि तभी वो घबराहट के मारे फोन को रख देता है और फिर बस लेट करके सोचने लगता है कि आखिर ये सारी चीजें हो क्या रही है। लोगों को अलग अलग विजन्स आ रहे हैं, हम लोग परेशान हैं और ऊपर से अब तो जो खाना वहां उस बड़े से बर्तन के अंदर पक रहा था उसमें से एक कीड़ा निकल करके आकर के लग जाता है कैनी के हाथ पर और एक निशान भी छोड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जंगल के अंदर मौजूदा रैंडल और जिम को जो कि इस वक्त गाड़ी के अंदर से कुछ वायर्स वगैरह निकाल करके एक एंटीना को तैयार कर लेते हैं और इस एंटीना का काम था उस ड्रोन के साथ में ऊपर जाकर के कुछ फ्रीक्वेंसीज कैच करना, लेकिन उसके भारी होने की वजह से ड्रोन उसे ज्यादा ऊंचाई तक ले जा नहीं पाता। ये लोग काफी कोशिश करते हैं मगर फिर भी इस काम में ज्यादा कामयाब हो नहीं पाते हैं। तभी जिम कहता है कि अगर हम इस एंटीना को लाइट बना पाए तो हो सकता है कि ये ज्यादा ऊंचाई तक चला जाएगा। कि तभी यहाँ पर रैंडल उसे पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि आखिर ये जगह, ये काम, ये जो इस तरीके से गेम चल रहा है ये इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे है? कहीं वो लोग जो ये गेम खिलवा रहे हैं उनमें से कोई एक शख्स तो यहाँ पर मिला जुला नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग में किसी एक पर्सन का इस गेम में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही चीज अगर आपने मनी हाइस्ट भी देखी होगी तो हाइस्ट की टीम में से एक पर्सन जिसका नाम था आरियादना, वो इन्हीं लोगों के बीच में मिल गई थी। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा रैंडल को लगने लगता है। मीनवाइल सीन यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर इस वक्त बॉयड सारा को कहीं एक जगह छिप जाने के बारे में कह रहा था। सारा कहती है कि अब छिपते छिपते मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि इस जंगल से कहीं दूर चली जाऊँ। जबकि बॉयड का कहना था कि अगर तुम बिना पत्थर के इस जंगल के अंदर निकल गई तो एक रात भी टिक नहीं पाओगी, वो सभी जानवर तुम्हें जान से मार डालेंगे। मगर सारा इस बात पर अड़िग हो चुकी थी। मीनवाइल जंगल के अंदर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जेड और टबीथा को देख पाते हैं। टबीथा उसे इस वक्त वहां लेकर के आई थी जहाँ से विक्टर ने उसे निकाला था। ये जंगल का वो पोर्शन था या फिर कहें कि वो छोटी सी गुफा थी जिसके अंदर से बच करके ये लोग निकल पाए थे और अब जेड भी उस गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मीनवाइल यहाँ पर जूली के घर के बाहर विक्टर पहुंचा होता है जो कि इस वक्त ईथन को बुला रहा था। जैसे ईथन बाहर आता है तो यहाँ पर विक्टर उसे निकाल करके अपना एक पुराना कोट देता है। ये कोट बचपन में वो पहना करता था और जब ईथन उस जेब में हाथ डालता है तो उसे एक पेंसिल मिलती है उसके अंदर। ये वो कलर पेंसिल थी जिसे देख करके विक्टर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है क्योंकि यही पेंसिल वो बचपन में कभी इस्तेमाल किया करता था। यहाँ पर बॉयड पहुंचा होता है अपने बेटे एलिस से मिलने
मिलने के लिए कि उसकी तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है या नहीं, कहीं ज्यादा खून तो नहीं बह रहा, कि तभी यहाँ पर डोना भी पहुंच जाती है और उसे कहती है कि अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम सब है यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए। जिसके बाद में वो जाकर के एल्जिन से भी मुलाकात करता है। बॉयड का एल्जिन से पूछना था कि मैंने सुना कि कल रात तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया, तुम्हें किसी ने पानी में डुबोकर जान से मारने की कोशिश करी, जिस पर कालिया का बताना था कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ज़ॉम्बी है जो कि मुझे पानी के अंदर धक्का देकर मेरी जान लेना चाहती है, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ पर बॉयड ये बात समझ गया था कि ये जो विजन्स है जो कि मुझे दिखाई पड़ रहे थे कि कोई लड़की नाच रही है, कैनी को भी अलग अनोखे कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एल्जिन पर भी उसका असर दिखाई देने लगा है। ये चीजें दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। मीनवाइल यहाँ डाइनर के अंदर जूली और ईथन मिलकर के अब कैनी यानी कि चैनी की मम्मी की मदद करने लगते हैं ताकि अब डाइनर के अंदर थोड़ी सी हेल्प आउट हो सके। कि तभी यहाँ पर जेड पहुंच जाता है और जेड विक्टर में चांटा दे मारने वाला था क्योंकि विक्टर ने उससे फोकट में वॉयलिन तो बजवा लिया मगर उसके सवालों के जवाब नहीं दिए। जहाँ पर अब लड़ते लड़ाते ये लोग बाहर आ जाते हैं और जेड उस पर जोरदार चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम क्या जानते हो इस फोटो के बारे में, तुम्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन मालूम है, जो इस किताब के अंदर बने निशान है उनका मतलब क्या है, यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं और तुम्हें टेलीपोर्टेशन वाले पेड़ और उस छिपी गुफा के बारे में इतना कैसे मालूम है, क्या तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते। जिस पर विक्टर का कहना था कि घर तो वैसे यही है, यहीं पर तो हमें रहना है, तुम यहाँ से बाहर क्यों जाना चाहते हो। जिस पर जेड और ज्यादा गुस्सा जाता है कि साले पागल, तेरा तो ये घर है, जिंदगी यही निकाल दी, बाहर के लोगों से तो डरता है, तो कम से कम हमें तो बाहर जाने दे, हमें तो हमारी जिंदगी जीनी है। पर इसका वो कोई ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाता। मीनवाइल हम चर्च के अंदर सारा को देख पाते हैं जहाँ पर इस वक्त मिलने के लिए जिम आया था और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो मगर मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल का जवाब पाना है। जिन लोगों के साथ में तुम्हारे कांटेक्ट होते रहते हैं, जो कि तुम्हें आदेश देते रहते हैं, क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि उनका अगला आदेश कब आएगा। जबकि सारा बताती है कि अब उनके आदेश आना बंद हो गए हैं। पहले वो मेरे हाथ पर लिख कर बता दिया करते थे कि अब क्या करना है, किसे जान से मारना है, मगर अब ये चीजें मेरे साथ में नहीं होती। जिस पर रैंडल का कहना था कि ये लड़की तो झूठ बोल रही है, ऐसा लगता है मानो ये हमसे कुछ छिपा रही है। कि इसी बीच यहाँ पर डोना का आना होता है। डोना बेसिकली यहाँ पर सारा के लिए कुछ कपड़े लेकर के आई थी बुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारा जो कि फ्री फोकट घूमती रहती है उसे सजा तो मिलनी चाहिए, तो क्यों ना वो लोगों के कपड़े सिल करके अपना टाइम स्पेंड कर ले। लेकिन ये चीजें रैंडल को पसंद नहीं आती और रैंडल इस समझ जाता है कि जरूर इस सारा से बात करने के लिए उन ऊपर के लोगों ने यहाँ पर जरूर इस मोटी डोना को भिजवाया होगा ताकि हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ना सके। तो वो जिम को सिर्फ यही बताने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि डोना शायद तक हो सकती है कि इस परफेक्ट गेम में उन ऊपर वाले लोगों का हिस्सा हो, क्योंकि वो तो यहाँ पर बॉयड की फैमिली से भी पहले से रह रही है और देखा जाए तो अकेली भी है, तो उन ऊपर के लोगों ने जरूर उसको भेजा होगा। मगर जिम उससे मना कर देता है कि नहीं, डोना इनमें मिली हुई नहीं है। जिसके बाद वो घर पर आता है और फिर बताता है अपनी बेटी जूली को कि हो सकता है कि आज रात शायद तक मैं घर पर ना आऊं, क्योंकि मैंने और रैंडल ने एक प्लान सोचा है। मैं जाकर के बाहर किसी कार के अंदर बैठ करके तिलस्मी पत्थर लटका करके जब भी लोग वहां पर आते हैं तब उन फ्रीक्वेंसीज को ट्राई करना चाहता हूँ, क्या पता वहीं से उन लोगों से कोई कांटेक्ट हो पाए। जिस पर जूली कहती है कि ठीक है पापा, आप ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। वहीं हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने घर में बैठ करके उन पुरानी पेंसिल को देख करके ये सोचने लगता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो बेसिकली पुराना एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मम्मी जो कि शहर के अंदर हो रहे इस कातिलाना हमलों में अपने बच्चे को बचाने के लिए नीचे एक बेसमेंट में छोड़ आई थी और ये पेंसिल भी देकर के आई थी और बोला था कि बस तुम ड्राइंग्स बनाते रहना, मैं बस कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाऊंगी, मुझे कुछ बच्चों की जान बचाने के लिए जाना है। और यही पेंसिल जो बचपन में विक्टर को मिली थी, तो इन चीजों को देख करके वो थोड़ा सा बौखला गया था। तो यहाँ पर टबीथा आकर उसे थोड़ा सा शांत करती है और कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि ये दर्द तुम्हें कितना ज्यादा परेशान करता होगा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी मॉम कौन से टावर में कौन से बच्चों को बचाने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे भी कुछ अजीब अनोखे बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कि गंजे हैं और अनखुइया करके चिल्लाते रहते हैं। जिस पर विक्टर कहता है कि हाँ, बचपन में मुझे एक बात याद है कि जब कोई अनोखी चीजें मैं देख लिया करता था तो उनकी ड्राइंग्स बना लिया करता था, क्या पता उन ड्राइंग्स के अंदर मैंने उन चीजों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हो तो उससे तुम्हारी हेल्प हो जाए। जिस पर टबीथा उसे अपने साथ उन ड्राइंग्स तक ले जाने की बात करती है। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त मिलने के लिए आया था कैनी से और उसे बोलने के लिए आया था कि देखो, वो जो सीरम हमें मिला था, यानी कि उस दानव के अंदर से जो हमने थोड़ी सी येलो कलर की एक बोतल भर के निकाल ली थी, अगर हम उसे अपनी गोलियों के टॉप पर लगा लें तो जैसे कि वैम्पायर्स को मारने के लिए सिल्वर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तरीके से बुलेट्स भी थोड़ी सी ज़ॉम्बी हंटेड डिवाइस सी बन जाएगी। तो तुम्हारा इस पर क्या कहना है। लेकिन कैनी उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं फरमाता और जब भी लोग नीचे आते हैं तो उस ज़ॉम्बी की बॉडी में से काफी सारे अजीब अनोखे कीड़ों को निकलता देख पाते हैं। ये सीन इतना ज्यादा भयानक था कि हर कोई डर गया था और कमरे को वहीं बंद करके ये लोग निकल जाते हैं और बैठ करके सोचने लगते हैं, जहां पर गलती से बॉयड को कैनी के हाथ पर वो निशान दिख जाता है। जिस पर बॉयड कैनी को पूछता है कि आखिर निशान आया कहां से, कहीं तुम अजीब अनोखे सपने तो नहीं देखने लगे हो। मगर कैनी
उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। यही मीनवाइल हम टबिता को देख पाते हैं जो कि विक्टर के साथ में उन पुरानी ड्राइंग्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी और तभी उसे एक कार दिखाई पड़ती है जिसके अंदर उसे पुरानी ड्राइंग्स मिल जाती है। अब इन ड्राइंग्स को खोल देने के बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है और ये मालूम चलता है कि बचपन में उस गुफा के अंदर या फिर कहें कि उस बेसमेंट में विक्टर की माँ ने सिर्फ विक्टर को अकेला नहीं छोड़ा था बल्कि उसकी बहन भी उसके साथ में थी जो यादें वो भूल चुका था। इन चीजों को अगेन याद कर लेने के बाद में उसे पता चलता है कि बचपन में उसकी जो बहन थी वो भी मारी गई थी और अब तो वो पूरी तरीके से टूट गया था और जोरदार तरीके से रोने लगा था। वही एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि इस वक्त रैंडल ने उन बुरे लोगों से बातचीत करने के लिए चारा बना लिया था खुद डोना को, जिसे देख करके जिम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये चीजें उसके प्लान में शामिल नहीं थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 9, जिसकी शुरुआत में हम कैनी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने घर पर था और इस वक्त वो बॉयड को बुलाने के लिए आया था। बॉयड को बुलाने के पीछे का रीजन था कि शहर के अंदर एक हादसा हुआ है। अब यहाँ पर ये वही घर के अंदर पहुंचे होते हैं जहाँ पर पहले कभी सारा रहा करती थी। तो बेसिकली ये जो कपल था, यहाँ पर उसका हस्बैंड जो कि चिल्लाते हुए बाहर निकला था घर से ये बोलते हुए कि उसकी वाइफ को किसी ने मार दिया। और जब हम ऊपर बेड पर सीन देख पाते हैं तो वाइफ की आंतड़ियां फटी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उन दानवों ने आकर दिन में ही घोटाले कर दिए। पहले वो सीन हुआ करता था जहाँ पर ये दानव रात में निकला करते थे और धीरे धीरे चल करके अपने शिकारों को निशाना बनाया करते थे या फिर उनका पीछा किया करते थे, मगर अचानक से ये सारी चीजें जब दिन में होने लगी तो लोगों का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जंगल के अंदर जहाँ पर अब धीरे धीरे करके शाम होने वाली थी और यहाँ जिम और रैंडल के बीच में फाइट चल रही थी। जिम का कहना था कि तुम मानो या ना मानो मगर डोना इस पूरे गेम में शामिल नहीं है, वो हम लोगों की जान बचाती आई है, उसने काफी सारे लोगों की मदद करी है। जहाँ पर रैंडल का कहना था कि ये सब कुछ एक चाल है। जिम मेरे भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, जब किसी गेम को या किसी एक ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर बनाना हो, उसे परफेक्टली लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना हो, उनकी जान के साथ खेलना हो तो एक इंसान का उस पूरे गेम के अंदर शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर डोना से अच्छी प्लेयर और कोई नहीं हो सकती क्योंकि हर किसी को आते के साथ ही यहाँ की पूरी सच्चाई बताना, उन्हें रूबरू करवाना। तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम आए थे तो तुम्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन डोना ने दी थी, जब कोई और इंसान आया तो उसे भी इन्फॉर्मेशन डोना ने दी, और जब हमारी बस भी यहाँ पर आकर के रुकी तो डोना ने ही उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी। आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा। अब यहाँ पर जिम उसे कुछ बोल पाता लेकिन रैंडल उसी के खिलाफ हो गया था कि तभी यहाँ पर मौका वारदात पर बॉयड पहुंच जाता है और रैंडल को ऑन पॉइंट गन पर ले लेता है और कहता है कि अगर तूने अभी उसे नहीं खोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कि तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से रैंडल बहुत ही जोरदार तरीके से हिलने लगता है और जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है टबिथा पर जो कि इस वक्त बात कर रही होती है अपने बच्चों से और उन्हें बताती है कि हो सकता है कि शायद मुझे कल के दिन कहीं निकलना पड़े क्योंकि मैं किसी अनोखी खोज पर हूँ जहाँ पर मुझे कुछ निशानों का पीछा करना है। इस काम में जेड मेरी मदद करेगा। जिस पर जूली का बताना था कि आप जो भी कर रहे हैं प्लीज थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा, मुझे उस इंसान पर ट्रस्ट थोड़ा कम ही है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सैरा पर जो कि इस वक्त कैनी के साथ बातचीत कर रही थी। हालांकि उसे काम तो दिया गया था डोना की तरफ से कि अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जिनके कपड़े फट गए होते हैं उन्हें सिलो, यहीं पर रहो, तुम्हें टाइम पर खाना पीना मिलता रहेगा, मगर ये काम भी उसे कुछ ठीक लग नहीं रहा था। वो तो यहाँ से बस बाहर निकलना चाहती थी। यहीं पर कैनी भी उसे समझाता है कि देखो वैसे तो मुझे तुम्हारा सपोर्ट करना नहीं चाहिए क्योंकि तुम ही वो रीजन थी जिसकी वजह से आज मैं अनाथ हो गया हूँ, मतलब कि कंप्लीटली तो नहीं मगर मेरे फादर जो कि मरे हैं उसके पीछे का रीजन तुम थी। अगर उस दिन तुमने वो गेट खुला ना छोड़ा होता तो शायद आज मेरे फादर मेरे पास होते। और अब धीरे धीरे करके शाम होने वाली थी। कॉलोनी हाउस जिसके अंदर इतने सारे लोग रह रहे थे सभी के अंदर डर का माहौल था। वो शख्स जिसके कपड़ों पर खून लगा था वो अपनी पत्नी के मर जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सारी चीजें हो क्या रही है। और अब तो जब पूरे गांव के अंदर ये बात फैल गई थी कि ये दानव कभी भी दिन में भी हमला कर सकते हैं तो हर कोई बहुत ज्यादा बौखला गया था। वहीं पर सीन जंगल के अंदर शिफ्ट होता है। यहाँ पर ये लोग यानी कि जैसे जिम, रैंडल, बॉयड और डोना अपने घर पर जा नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर था और अंधेरा होने ही वाला था, इसलिए इन्हें जिम के ट्रेलर के अंदर रात बिताने के बारे में सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर हर बार बॉयड अपने जेब में एक भाटा एक्स्ट्रा रखा करता था तो इस बार वही भाटा अगेन ट्रेलर पर लगा देता है और सोचता है कि वो बच जाएगा। लेकिन तभी हम बाहर से आते हुए दूसरे सभी वैम्पायर्स को या फिर कहेंगे ज़ॉम्बियों को देख पाते हैं जो कि इनका पीछा कर रहे थे। अब यहाँ दरवाजे पर आकर के वो अचानक से रुक जाते हैं तो बॉयड सोचता है कि क्यों ना मैं इन पर गोली चला दूं क्योंकि अभी ये गोलियां सिल्वर कोटेड हो चुकी है या फिर कहें कि वो सिरम कोटेड हो गई है तो उन पर गोलियां तो चलाता है मगर उन गोलियों का उन ज़ॉम्बियों पर कोई भी असर नहीं होता है। अब यहाँ से कहानी 4-5 अलग अलग कैरेक्टर्स पर 4 से 5 बार शिफ्ट होती जाती है तो मैं सभी चीजों को एक ही बार में क्लियर कर डालता हूँ। जैसे कि उस ट्रेलर के अंदर रैंडल का बॉयड
बॉयड से झगड़ा करना था, क्योंकि रैंडल मानता था कि अगर तुम भी आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में हूँ, तो हम लोग यहाँ से बाहर जाने का कोई अच्छा खासा रास्ता ढूंढ क्यों नहीं सकते, इन लोगों की मदद क्यों नहीं करते, बल्कि यहाँ पर उन ज़ॉम्बियों का हमला सह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मैरियल की मेंटल स्टेट, जो कि इस वक्त पगला गई थी, क्योंकि उसे ड्रग्स वगैरह मिल नहीं रहे थे, क्रिस्टी से प्यार मिल नहीं रहा था, क्योंकि पहले क्रिस्टी जो उसे प्यार किया करती थी कहीं ना कहीं अब कैनी से ऑब्सेस्ड होने लगी थी। वहीं पर एलिस भी, जो कि हाल ही में बॉयड के खून से ठीक हुआ था, वो ये सोच रहा था कि क्या ये खून मुझे आगे चल करके ज्यादा बीमार तो नहीं बना देगा, या फिर मैं आगे जी पाऊंगा या फिर मर ही जाऊंगा। वहीं पर हम टबीता को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त विक्टर की पुरानी पड़ी फोटोज को देख पाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर विक्टर इतना ज्यादा कैसे पगला गया कि वो ये तक भूल गया कि कभी उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि उसके साथ इस ब्रेंडल गांव के अंदर आई थी। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में अब ईथन भी विक्टर से कहने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ और चीजों के बारे में पता चला कि कौन से पेड़ कितने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, कितने ज्यादा पीछे निकल गए हैं, जंगल की स्थिति क्या है, क्या यहाँ से और कोई बाहर जाने का अलग रास्ता है, जैसे कि तुमने एक बार मुझे पोर्टेबल ट्री के बारे में बताया था, या फिर एक गुफा के बारे में बताया था जो कि हमें कहीं ना कहीं निकाल सकती है, या फिर एक इस पूरे गांव के नीचे जो टनल सिस्टम बना हुआ है जहाँ पर रात को ये सारे के सारे ज़ॉम्बी सो जाया करते हैं, तो इसके अलावा तुम्हें और कुछ पता है जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। मगर इस वक्त विक्टर के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। वहीं पर हम पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे सैरा और कैनी को देख पाते हैं। इन दोनों के ही बीच में झगड़े हो जाते हैं और रीजन सिर्फ ये था कि सैरा को जो भी विजन्स आया करते थे उन ज़ॉम्बी की तरफ से, या फिर कहीं कि उस हाई लेवल पर्सन की तरफ से जो कि कभी दिखता नहीं था, या फिर इंडिकेशन कभी हाथ में कभी माइंड में ऐसे ही दे दिया करता था। तो ये सारी चीजें जो कि सैरा से जुड़ी हुई थी, आखिर ये जुड़ी हुई थी ही क्यों? ना तो सैरा को यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता था और ना ही अब वो उनके कोई मैसेजेस पा रही थी, क्योंकि जो ऊपर हाई लेवल पर या फिर कहीं की जूरी मेंबर्स जो होंगे उन्होंने सैरा को हो सकता है कि दखल अंदाजी के चलते बाहर निकाल दिया होगा। यही रीजन था कि सैरा अब कुछ ढूंढ नहीं पा रही थी और कैनी बार बार उसे यही कहने लगता है कि आखिर बताओ तुम्हारे अगले मिशन क्या है, तुम्हारा अगले पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हारा अगला शिकार कौन है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब जहाँ ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल ही रही थी, वहीं इस कहानी के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि उन ऊपर के लोगों ने, यानी कि जो हाई जुडिशरी थी, उन्होंने 3 ऐसे लोगों को चुन लिया था जो कि अब उनका नेक्स्ट शिकार बनने वाले थे, जैसे कि हॉस्पिटल में मौजूद मैरियल, वहीं पर ट्रेलर के अंदर मौजूद रैंडल और वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर मौजूद जूली। ये तीनों ही बहुत ही भयंकर तरीके से हिल रहे थे। इनकी आंखों की पुतलियां व्हाइट हो गई थी, ऐसा लग रहा हो कि मानो जैसे कि इन्हें कोई सपने परेशान कर रहे हो, और ये अपनी ही सीट पर या फिर कहीं की अपनी ही जगह पर जोरदार चिल्लाने लगते हैं, हिलते रहते हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आखिर उस ऊपर की हाई जुडिशरी ने इन्हीं तीनों लोगों को क्यों चूज किया, और आखिर इतने सारे लोगों को अलग अलग विजन्स देने के पीछे का रीजन क्या था? क्या ये टनल सिस्टम इनका बर्बाद हो गया है, और या फिर ये सारे ज़ॉम्बीज अब दिन में भी हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं? इन सारे सवालों को जवाब तो आपको आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में ही मिलेगा, जो कि हम जल्द ही लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 10, या फिर कहें कि द फिनाले ऑफ द सीजन 2, जिसके अंदर आज हम सारी की सारी पुरानी कड़ियों को जोड़ करके जितना भी खुलासा करना है वो सब कुछ करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं मैरियल को, जिसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी। वहीं पर जूली की हालत भी खराब हो गई थी और ऊपर से रैंडल भी बदहाल था। इन सारी चीजों को एक साथ देख करके बॉयड काफी ज्यादा घबरा गया था। वो आकर के बाहर जेड से भी बातचीत करता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है, जहाँ पर जेड का बताना था कि ये सारी चीजें अचानक से हुई, हम इसके बारे में ना सोच समझ पाए ना ही उसे ठीक ठाक कर पाए, और अब समझ में भी ना आ रहा है कि होने के वाला है। जिसके बाद में सीन यहाँ जंगल की तरफ शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि इस वक्त डोना, एल्जिन और टॉड निकले होते हैं उस रैंडल नामी मरीन सोल्जर को ढूंढने के लिए, क्योंकि पिछले वाले एपिसोड में हुआ यह था कि जब रैंडल बॉयड पर गुस्सा कर रहा था, बॉयड ने उसे गन दिखाई थी, तो वो कांच तोड़ करके बस से भाग गया था, और जो जितने भी दानव वहां आसपास घूम रहे थे वो बिना उसे नुकसान पहुंचाए उसे छोड़ करके चले गए थे। तो यहाँ पर वो बस उसकी डेड बॉडी देखने के लिए आए थे कि क्या वो सचमुच जिंदा है या मर गया। लेकिन खास बात ये थी कि यहाँ पर रैंडल की बॉडी मिली जरूर, मगर आंखें उतरी हुई थी, यानी कि जो चीजें मैरियल और जूली के साथ हुई वही यहाँ पर रैंडल के साथ में भी हुई थी। जिसके बाद में सीन डायरेक्टली सैरा पर शिफ्ट होता है और यहाँ पर बॉयड सैरा को ये बताने लगता है कि जब लास्ट टाइम में तुम्हारे साथ निकला था और अचानक से एक छोटी सी चिमने के अंदर कैद हो गया था, तो वहां पर एक इंसान ने मुझे रस्सी फेंक करके मदद करी थी, और वो जगह यही थी। यहाँ पर पहले एक छोटा सा कैसल हुआ करता था, एक शख्स तो यहाँ पर बंधा हुआ भी था, और यहाँ पर मुझे एक छोटे से बॉक्स में से किसी बैलरीना के टोन की आवाज भी आ रही थी, मतलब कि वो डांसिंग जो बॉक्स था वैसा ही कुछ साउंड वगैरह मुझे मिल पा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर वो जगह मौजूद ही नहीं है। आखिर अचानक से वो इतनी बड़ी जगह गायब कैसे हो सकती है?
मुझे अच्छे तरीके से याद था कि वो सारी चीजें यहीं पर थी, जिसके बाद में सैरा को भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है कि हाँ वो जगह यहीं पर मौजूद थी। उसे आवाजें भी आने लगती है कि वो डांसिंग बॉक्स यहीं कहीं आसपास ही मौजूद है और वो एक जगह खोदना भी शुरू कर देती है। लेकिन देखते ही देखते उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कानों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो और वो उसे झेल नहीं पाती कि तभी कैनी उससे कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बॉयड कहता है कि जरा 2 मिनट रुको। अब यहाँ 2 मिनट रुकने के चक्कर में सैरा का पूरी तरीके से दिमाग फटने लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस में, जहाँ पर इस वक्त वो बुढ़िया बैठ करके सभी लोगों के अंदर मंत्र शक्ति द्वारा थोड़ी सी मजबूती भरने का काम कर रही थी। इस वक्त सभी लोग जो कि हताश हो गए थे, जीने की पूरी आशा उनसे छूट गई थी, इसलिए बुढ़िया उन्हें थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर टबीथा अपनी बेटी जूली को देखने लगती है कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। वहाँ पर जिम भी अपनी वाइफ को समझाता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये चीजें एक इंसान के साथ नहीं बल्कि 3 इंसानों के साथ में हुई है। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। उन लोगों ने हमारी बेटी को चूज किया है, इसका मतलब कि वो लोग मौजूद हैं और ये सारी चीजें ट्रैक कर रहे हैं। बस एक बार मुझे मिल जाए तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बात कर रहा था ईथन से और बताता है कि याद है तुमने मुझसे कल पूछा था कि यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता है क्या? तो मुझे याद आ गया, यहाँ पर एक रास्ता और है। जंगल में एक बॉटल ट्री भी मौजूद है। बॉटल ट्री वो जगह है जिसमें जाने पर हम सीधा टावर के यहाँ पहुंच सकते हैं। अब जैसे ही ये लाइन टबीथा सुनती है तो उसे याद आता है कि बचपन में विक्टर की माँ भी जब विक्टर को छोड़ करके गई थी तो उसने यही कहा था कि मुझे टावर पर जाना है और कुछ बच्चों को बचाना है, और कुछ बच्चे ऐसे ही टबीथा के विजन में आया करते थे। इसलिए ये सब कुछ चीजें सोच करके टबीथा अपने पति जिम से गले मिल करके सीधा जंगल में जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में हम देख पाते हैं उस अनजान शख्स को जिसकी वाइफ एक दिन पहले पूरी तरीके से आंतड़ियां फट करके मर गई थी और वो इस वक्त एलिस से बात कर रहा था। एलिस उसे थोड़ा सा सांत्वना देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ पत्नी के मरने का दुख क्या होता है, तुम्हें इस वक्त थोड़ा शांत होना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये पूरी की पूरी घड़ी मुसीबतों से भरी हुई है। हर कोई इंसान इन सभी चीजों से जूझ रहा है, बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी। कि तभी यहाँ पर फातिमा पहुंच जाती है और एलिस को उस बंदे को इस तरीके से समझाते हुए, उसका हौसला अफजाई करते हुए उसे देख करके बहुत खुशी होती है। फातिमा कहती है कि मैंने तुम्हारे अंदर वो इंसान पहले भी देखा था जो कि मुझसे प्यार किया करता था, और आज जिस तरीके से तुम उस दूसरे शख्स को समझा रहे थे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा वही प्यार वापस से लौट आया है। इन बिटवीन जेड यहाँ पर पुरानी बोतलों को तोड़ करके कुछ निशानों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और सिर्फ ये सोच रहा था एक थ्योरी के बारे में कि हर बार जिस तरीके से हम देखते हैं जरूरी नहीं कि वही चीजें वैसी ही हो। अब यहाँ पर हमें टोनी दिखाया जाता है। ये वही बारटेंडर था जो कि जेड का काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था। अगर आपको एक आसान सी भाषा में समझाऊं तो जिस तरीके से बॉयड को अपना खास दोस्त खतरी दिखाई पड़ता है, वैसे ही जेड को अपना खास दोस्त टोनी दिखाई पड़ता था। अब यहाँ पर टोनी उसे बताता है कि वैसे जो थ्योरी जिसके बारे में तुम सोच रहे हो कि चीजों को हर बार वैसे नहीं देखना चाहिए जैसे कि वो होती है, कभी कभार उन्हें पलट कर भी देखना चाहिए या फिर नजरिया ही बदल देना चाहिए। क्या पता जिस निशान को तुम निशान सोच करके बार बार इधर उधर ढूंढ रहे हो वो कोई निशान ना हो करके कोई दरवाजा हो, कोई चट्टान हो या फिर किसी पेड़ की कोई जड़ हो, ये भी तो हो सकता है। जिस पर जेड कहता है कि हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो, मैंने कभी इस बारे में इस तरीके से सोचा ही नहीं। वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर इस वक्त बॉयड सारा को बैठा करके शांत करता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ मैं समझ सकता हूँ, वो जगह हर किसी को पागल कर देती है, मैं भी वहां से पागल होकर ही लौटा हूँ। अब जहाँ एक तरफ उसे समझा रहा था वहीं दूसरी तरफ अपने हाथ में होते दर्द को भी महसूस कर पाता है, क्योंकि जब तक कीड़े उसके शरीर में थे उसके हाथ में दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही कीड़े चले गए अचानक से उसके हाथ का वही पेन उसे वापस से महसूस होने लगा। यहाँ दूसरी तरफ टबीथा और जेड पहुंच जाते हैं उसी गुफा में। अब ये गुफा काफी ज्यादा भयानक थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि एक तो चारों तरफ अंधेरा और दूसरी बात ये कि इन दोनों को हमेशा से ही पुराने विजन्स आया करते थे। जैसे कि टबीथा को दिखते थे गंजे बच्चे, वहीं पर जेड को दिखाई पड़ते थे पुराने सैनिक। और सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो ये थी कि यहाँ पर जो सोए हुए दानव थे वो बस थोड़ी हलचल अगर और पा लेते तो उन पर हमला भी कर सकते थे। यहाँ पर हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त वापस से चर्च के अंदर आ गया था। अब इस चर्च के अंदर आकर उसे भगवान की ताकत पर या फिर कहें कि भगवान की शक्तियों पर थोड़ा सा विश्वास कम होने लगा था, क्योंकि हमेशा बॉयड को ये शिक्षा मिली थी कि जो भगवान होते हैं, इंसान कभी भी मुसीबत में होता है तो फिर एक न एक दिन उसे रास्ता दिखाते हैं, उसे अच्छी सलाह देते हैं या फिर कोई ऐसी मदद उसके पास भेज देते हैं जिससे कि इंसान अपनी बुरी किस्मत से लड़ सकता है। मगर इतना समय बीत जाने के बावजूद भी बॉयड को यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। यहाँ पर हम कैनी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त क्रिस्टी के पास बैठा था और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो ये जो हादसा कल रात को हुआ जिससे कि 3 लोग अचानक से बेहाल हालत के अंदर हो गए, हो सकता है कि ये अनकॉन्शियसली अपने किसी दिमाग में किसी और दुश्मन से लड़ रहे हो, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार होते हुए देखा है। जहाँ पर इंसान का शरीर तो धरती पर होता
होता है मगर दिमाग एक किसी और लोक में होता है, जैसे कि मृत्यु लोक या फिर देव लोक या फिर धरती लोक। तो काइंड ऑफ ऐसी चीजें सचमुच एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो, चीजें वापस से दोबारा सही हो जाएंगी। यहाँ पर हम चर्च के अंदर बॉयड के पास में डोना को देख पाते हैं। डोना उसे कहती है कि बस जो विश्वास तुम भगवान पर करते थे तुम्हें वो विश्वास आज भी रखना होगा, सारी चीजें सही होगी। मीनवाइल यहाँ जंगल में सीन शिफ्ट होता है। गुफा के अंदर मौजूदा जेड और टबीता को एक बहुत बड़ा गोला दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो बड़े बड़े पत्थरों पर वही बच्चे लेटे हुए हैं जो कि अनखुइया अनखुइया कह करके चिल्ला रहे हैं। और जब जेड ऊपर देखता है तो उसे एक सुरंग से होता हुआ ऊपर का रास्ता दिखाई पड़ता है जिसके अंदर पेड़ की बेली लटक रही थी, और ये वही निशान बन जाता है जो कि बार बार जेड को सताया करता था। यानी कि किताब में बना निशान किसी जगह की चाबी नहीं बल्कि सुरंग के ऊपर से निकल जाने का रास्ता था। लेकिन जब वो होश में आता है तो वहां पर चट्टानों से पैक्ड एक रास्ता पाता है, यानी कि अगर चट्टानों को तोड़ फाड़ करके निकला जाए तो आगे जाकर के इस पूरी जगह से निकला जा सकता है। यहाँ दूसरी तरफ विक्टर लेकर के पहुंचा होता है टबीता को बोटल ट्री के पास में। बोटल ट्री एक ऐसा खास ट्री था जो कि बाकी सभी पोर्टेबल ट्रीज से काफी ज्यादा अलग काम किया करता था, जहां पर बाकी सभी ट्री किसी के अंदर भी कुछ भी डाल देने पर अनशन जगह पहुंचा दिया करते थे, जबकि बॉटल ट्री सीधा इंसान को उसी बंकर में या फिर कहें कि उसी कैसल में पहुंचा दिया करता था जहां पर उसकी मां जाना चाहती थी और बाकी बच्चे भी मौजूद थे। अब इन चीजों को सुनकर के टबीता बिना टाइम वेस्ट किए सीधा विक्टर को बाय बोलकर उस बॉटल ट्री के अंदर घुस जाती है। यहाँ एंटर होने पर कलर ग्रेडिंग चेंज हो जाती है, जहां पर पहले थोड़ी सी वार्म टोन थी इस पूरे सीरियल में अब थोड़ी सी कूल टोन दिखाई पड़ती है। और तभी टबीता को अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा टावर दिखाई पड़ता है। अगर आपने सीजन 1 का 10th एपिसोड देखा होगा तो वहां पर भी एक ऐसा ही टावर था जो कि दूर से बॉयड को नजर तो आ रहा था मगर वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में अब डोना तैयार करके लाती है फातिमा को, और आज होने वाली थी एलिस और फातिमा की शादी। उन्हें इस तरीके से खुश देख करके डोना भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बॉयड से कहती है कि इस बार तुम्हें इस गाँव के शेरिफ की तरह नहीं बल्कि एलिस के पापा की तरह बर्ताव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब फातिमा के तो फादर थे ही नहीं, इसलिए वो बॉयड को कहती है कि मेरा हाथ पकड़ करके आप मुझे एज अ ब्राइड मैन लेकर के आइए। तो ये अंग्रेजों के जो रीति रिवाज होते हैं कि दुल्हन को लाना पड़ता है, तो वैसा ही यहाँ पर बॉयड करता है और ब्राइड को ला करके ग्रूम के हाथों में दे देता है। यहाँ पर एलिस फातिमा दोनों बहुत ही खुश होते हैं, पहले अपनी अंगूठी एक्सचेंज करते हैं और किस करके शादी का इजहार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम इस वक्त जो कि आंटी चैनी के घर पर था, वो अपनी बेटी जूली की इस खराब हालत को देख करके बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो कुछ भी करके अपनी बेटी को बिल्कुल सही सलामत पाना चाहता था ताकि वो अपने घर परिवार को बचा करके कैसे भी करके यहाँ से निकल जाए। अब यहाँ कहानी में एक छोटा सा चेंज और दिखाई पड़ता है। जो शख्स अपनी वाइफ को दिन के टाइम पर मरा पाता है वो बेसिकली उन लोगों के लिए काम करता था जो कि रैंडल ने बताया था कि इतने परफेक्ट गेम में कुछ ना कुछ लोग तो होने ही चाहिए। और इस बार वो बॉयड को रोकने के लिए आया था और अचानक से उसे शूट कर देता है। अब यहाँ बॉयड उससे बचकर भागने के लिए सीधा उसी टनल वाली या फिर कहीं की कैसल वाली जगह पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर उसे अपनी पुरानी मशाल दिखाई पड़ती है। ये वो मशाल थी जो कि वो उस कैसल से लेकर के भागा था। जैसे ही वो अपनी लाइटर से उसे जलाता है तो अचानक से सीधा वहीं उसी कैसल में पहुंच जाता है। अब इस कैसल के अंदर सबसे पहले तो उसे उसकी वाइफ के विजन्स आने लगते हैं। ये जो विजन्स थे ये बॉयड को ये बताने लगते हैं कि तुम्हें भी अब इस जगह को छोड़कर जाना है, यानी कि तुम्हें मरना होगा। अब बॉयड ये सोचता है कि अगर मरने से छुट्टी मिलती होती तो फिर मेरी वाइफ वापस यहाँ पर कैसे आती। इसका मतलब ये तो उन लोगों की चाल है मुझे भटकाने के लिए ताकि वो मुझे जान से मरवा डाले, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और अब जैसा कि बॉयड ने उन्हें मना कर दिया था तो ऊपर के लोगों में गुस्सा बढ़ गया था कि तभी उनके गुस्से से जितने भी लोग गांव में मौजूद थे, यानी कि वही तीनों जो कि श्रापित हो गए थे जैसे कि मैरियल, जूली और रैंडल, उनकी आंखें वापस से ग्रे कलर की हो जाती है। वो तड़पने लगते हैं, ऐसा लग रहा हो कि मानो बुरे सपने उनकी जान लेने वाले हो। उनकी इस तड़प को देख करके बॉयड से रहा नहीं जाता और वो जो बैलरीना वाली टोन थी उस पर मशाल को दे मारता है। और जैसे ही वो टोन खत्म होती है कि तभी सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। वो कैसल गायब हो जाता है और जो तीनों लोग यानी कि मैरियल, जूली और रैंडल उन आवाजों से परेशान हुए थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं। वहीं इस एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि टबीता इस वक्त जो टावर के सबसे ऊपरी छोर पर गई थी कि तभी वहां पर उसे व्हाइट कपड़े पहना लड़का दिखाई पड़ता है जो कि कभी विक्टर के सपनों में आया करता था। टबीता उससे कुछ पूछ पाती कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है कि वो लड़का उसे धक्का दे देता है। कुछ महीनों बाद में जब टबीता की आंख खुलती है तो वो अपनी दुनिया में मौजूद होती है, मगर दिक्कत की बात तो ये थी कि वो अपना परिवार उसी ब्रंडल गांव में छोड़ आई थी। अब वो वापस उस ब्रंडल गांव में कैसे पहुंचेगी, इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये पूरा सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इसका 3rd सीजन भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।